सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री जय कृष्ण श्री गुरु जी। कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। सर जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू आप सभी का। अरे हैप्पी बर्थडे सर, जन्मदिन की हमको हार्दिक पता ही नहीं शुभकामनाएं था। आपको। यस, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू हैप्पी जी, बर्थडे थैंक यू आप सभी का हैप्पी बहुत बहुत बिलेटेड धन्यवाद। बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। न्यूमरोलॉजी क्लास में तो आपने बताया ही नहीं था कि आपका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सर। ये तो आपको जीवेम खुद पता शारदा लगाना चाहिए शतम। कि देखिए न्यूमरोलॉजी के अंदर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से पढ़ाता हूँ, है ना, 2 Feb सर 1970। जीवेम शारदा शतम। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू आपका। सर चलिए मैंने कोई नहीं, आपको आपने बहुत बार कॉल किया सर। हाँ वो थोड़ा सा बिजी था इसलिए नहीं उठा पाया आपका, करूंगा मैं कॉल। मैसेज किया था पिछले क्लास में आप। नहीं, आपका विशेष मिल गई। तो आप सभी की विशेष के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। मैं सबको पर्सनली तो नहीं लिख पाया, लेकिन मैंने फिर एक नोट सभी के लिए छोड़ दिया कि भाई जिसने भी विश किया है उन सभी को दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पराग जी वेलकम, आपका उज्जैन से हैं आप, महाकाल की नगरी से हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, थैंक यू आप सबका, थैंक यू सभी, आप भी विशेष लिखे जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी का। तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही विशेष है और हर किसी की पर्सनल लाइफ से वो जुड़ा हुआ है, हर कोई परिवार से वो ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैरिज की एक कॉम्बो ऑफर निकाला है हमने, और मैरिज में हम आपको 8 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। उन 8 कोर्सेज में से एक कोर्सेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, लव एंड रिलेशनशिप। अब सेकंड टॉपिक हमारा शुरू होता है, वो है मैच मेकिंग का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हर हम फैमिली वाले हैं, सभी के घर में शादियां होती हैं, तो ये जो टॉपिक है मैरिज का, ये आम इंसान से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसलिए हमने सोचा कि इसमें आपको एक्सपर्ट बनाते हैं मैच मेकिंग में, या जो मैरिज रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनमें हम आपको एक एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज का हमारा जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो है मैरिज मैच मेकिंग। अब देखिए, मैच मेकिंग वैसे तो बहुत तरह से की जा सकती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है मैच मेकिंग करने का, वो है गुण मिलाने का। आप सभी को पता है कि अष्टकूट एक मिलान होता है, वहां पर 8 तरह के गुण को मिलाया जाता है ना। उसमें से जो गुण है तो वो आप सभी जानते ही हैं क्या क्या है। पहला है वर्ण, फिर है वश्य, फिर है तारा, फिर है योनि, फिर है ग्रह मैत्री, फिर है गण, फिर भकूट, और फिर नाड़ी। ये 8 तरह के मिलान होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अष्टकूट मिलान। और आप में से बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि जैसे आप बच्चों की शादी करने जाते हैं तो आप खुद से किसी फ्री की ऐप से, फ्री की ज्योतिष के सॉफ्टवेयर से आप 2 बच्चों का अष्टकूट मिलान मिला लेते हो और अपने आप से डिसाइड कर लेते हो कि यार इसकी मैचिंग मिल गई, इसकी मैचिंग नहीं मिली। प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। हिंदुस्तान में अभी तक कोई ऐप ऐसा डेवलप, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है जो आपको एग्जैक्ट अष्टकूट मिलान निकाल कर दे दे। ऐसा कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है। तो जिस सॉफ्टवेयर को, फ्री के सॉफ्टवेयर से आप ये अष्टकूट मिलान कंप्यूटर से मिलान कराते हैं, 36 में से जी 30 गुण मिल गए हैं, या 30 में से 36 में से 18 गुण मिल गए हैं, या 17 गुण मिल गए हैं, आप कभी शादी करा देते हो, कभी नहीं कराते। तो जो आप गुण मिला रहे हैं वो एग्जैक्ट गुण नहीं है, वो कम और ज्यादा हो सकते हैं। तो सोचो, एक अच्छा रिश्ता था आपने, लेकिन मैचिंग आपने ठीक नहीं की, रिश्ता ठुकरा दिया आपने कि आपके हिसाब से वो मैचिंग नहीं बैठ रही। और कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा अरे बड़े अच्छे गुण मिल रहे हैं, लेकिन वो गुण नहीं मिलते। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के भरोसे आप अपने बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें प्लीज। शास्त्र है, शास्त्र को शास्त्र की तरह ही रहने दें। और आज आपको थोड़ा सक्षम बताएगा कि कितने तरह के परिहार हो सकते हैं ऐसे। और इन 8 कूटों को मिलाने का मकसद क्या है, और हर एक कूट अगर मैचिंग नहीं है तो हम यहां पर क्या रेमेडी कर सकते हैं, और अगर कोई मिलान नहीं हो रहा तो उसकी वजह से लाइफ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं।
ये सब चीज़ें हम आपको साथ कोर्स में डिस्क्लोज करेंगे। तो हमारा 5th ऑफ फ़ैब से मंडे से एक नया बैच शुरू है मैरिज मैच मेकिंग का। तो ऑल आर वेलकम। उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, हम उसमें क्या पढ़ाने वाले हैं और वो क्यों सीखना ज़रूरी है, क्यों मैच मेकिंग ज़रूरी है, वो आज के फ्री क्लास में हम आपको डिकोड करेंगे। ठीक है? चलिए, यस सेक्शन। जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज हम मैच मेकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैच मेकिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है ये आप सभी जानते हैं। मैच मेकिंग कराना क्यों जरूरी है, मैं आपको थोड़ा सा शास्त्रोक्त अ, तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों में मैच मेकिंग की इम्पोर्टेंस क्या बताई गई है। एंड अगर आप शास्त्रों के माध्यम से मैच मेकिंग की इम्पोर्टेंस समझेंगे तो आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप जिस भी परिवार में पैदा हुए हैं, आप जिस भी परिस्थिति में पैदा हुए हैं, उस परिस्थिति पर आपका कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं था, क्योंकि आप पूर्व जन्म के प्रारब्ध को लेकर पैदा हुए। तो आप तो पैदा हो गए, तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज के ऊपर। फिर पैदा होने के बाद एक ज्योतिषीय परामर्श में आपकी लाइफ में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करा जाता है, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते पहले से कि मैं कहाँ पर पैदा हूँ। या पिछले जन्म में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि चलो मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे आगे ये लाइफ मिलेगी, ये लाइफ मिलेगी, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन कॉन्शियस कंट्रोल आपका नहीं है। हमारे शास्त्रों में हर संस्कार को एक नया जन्म ही बताया गया है। जब किसी बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वो द्विज कहलाता है। द्विज यानी कि उसका दूसरा जन्म हो गया। जब गायत्री दीक्षा दी जाती है, यज्ञोपवीत पहनाया जाता है और वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम उसका सही ढंग से बीतता है, प्रॉपरली बीतता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जब वो गुरु के अंदर शिक्षा प्राप्त करता है, अगर वो चीज प्रॉपर है तो वो बाकी के सारे आश्रमों को निभा लेता है। लेकिन अगर वही चीज बिगड़ जाती है तो वो आगे जाके किसी भी आश्रम को नहीं निभा पाता। वो ना अपनी मैरिज को संभाल पाता है, ना अपनी ओल्ड एज को संभाल पाता है, ना अपने मदर एंड फादर को संभाल पाता है, ना अपने करियर को संभाल पाता है। तो सारी की सारी जो नींव है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य आश्रम पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से जब आप विवाह करते हैं तो विवाह भी 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, जिसे हम कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। तो ये जो पाणी ग्रहण संस्कार है, ये एक तरह से आपका नया जीवन है, एक तरीके से आपकी नई बर्थ है। क्योंकि विवाह के बाद आपका जो हॉरोस्कोप है, आपका जो आपकी जो जन्म पत्री है, उसमें नवांश भारी हो जाता है। नवांश आपकी जिंदगी में ज्यादा एक्टिवेट होता है। नवांश से आपकी जिंदगी ज्यादा कंट्रोल होती है। तो विवाह क्योंकि आपका एक पुनर्जन्म की तरह ही इसे देखा जाता है। जो हस्बैंड है उसको अपनी वाइफ का भाग्य प्राप्त होता है, तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। तो इसीलिए विवाह को अगर अच्छा कर लिया तो आपकी जो आने वाली जिंदगी है, जो विवाह के बाद की जिंदगी है, वो प्रॉस्परस हो सकती है। और इस पर पूरी तरह से आपका कॉन्शियस कंट्रोल है। जब आप पैदा हुए तो आपका कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं था, लेकिन जब आप विवाह कर रहे हैं तब आपका कॉन्शियस कंट्रोल है। आप चाहें, आप अगर चाहें तो एक अच्छी मैच मेकिंग करके एक अच्छे जीवन साथी के साथ अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और सिर्फ इसी इसी भूलोक की जिंदगी में नहीं, बल्कि भूलोक के बाद, आपकी मृत्यु के बाद जो आपकी जर्नी है, वहां पे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी अगर आपकी मैरिड लाइफ सुधर गई तो। इसीलिए मैरिज को
बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है शास्त्रों में, क्योंकि आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है कि आप अपना विवाह के बाद वाला जीवन किस तरह से बिताना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आप उसे लेकर जाना चाहते हैं। ये टोटली आपके कंट्रोल में। आप मैच मेकिंग कराइए, और मैच मेकिंग कराने के बाद एक अच्छा पार्टनर आप चूज कर सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअली असिस्ट करे आपकी आगे की जर्नी में। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि आप एक ऐसा पार्टनर चूज कर सकते हैं जो आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में असिस्ट करे, जिसकी अवधि बहुत कम होगी, 20 साल, 25 साल। हाँ, एक बार आप 50, 55, 60 ईयर्स क्रॉस कर जाओगे तो मटेरियलिस्टिक लाइफ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वो चीजें वहीं खत्म हो जाएंगी। या आप एक ऐसा पार्टनर चूज कर सकते हैं जो आपको इवन डेथ के बाद की जो जर्नी है वो वहां पे भी आपका साथ दे, उस वे में भी जाए जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये टोटली हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज करना चाहते हैं। जनरली मैचिंग के नाम पर हम स्पिरिचुअल मैचिंग तो करते नहीं है। सिर्फ मैचिंग ये होती है लड़के के एंड से कि भाई लड़की दिखने में कैसी है, और लड़की वालों के एंड से मैचिंग यही होती है कि लड़के के जेब में पैसा कितना है, जो कि बहुत ही टेम्पररी चीज है। और आप अगर अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको रिश्ते देखेंगे जिन्होंने पैसा देखकर शादी करी। आप उनको देखिए, क्या वो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, क्या उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अलग ही फिगर्स समझ में आएंगे। जनरली जो लोग पैसा देखकर शादी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा डिवोर्सेस भी वहां पे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सुसाइड केसेस भी वहां से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी सोसाइटी ने जो एक पैराडाइम बनाया हुआ है, हम उसको अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाजू वाला भी यही कर रहा है, इसलिए मुझे भी यही करना है, और हम उसी भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। तो हम किसी को अगर सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको विवाह करना है, तो विवाह करने से पहले बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी जो हमने फर्स्ट कोर्स कंप्लीट करा है इस पूरे सर्टिफिकेशन में, उसमें हमने ये सीखा है कि किस तरह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप अफेयर सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। और मैंने ये चीज वहां पे भी बताई थी कि अगर आपका लव रिलेशन सक्सेसफुल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैरिज भी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ये दो अलग अलग हाउसेस हैं। लव रिलेशन जो है दैट इज फ्रॉम 5th हाउस, मैरिज जो है वो 7th, 9th और 12th हाउस से आती है। मैरिज में 5th हाउस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो आपके हॉरोस्कोप में योग ऐसे हो सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, आपके अफेयर अच्छे हो, लेकिन आपकी मैरिज खराब हो। या आपके हॉरोस्कोप में ऐसे योग हो सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप खराब हो, आप जितना भी चाहें, जितने लोगों के साथ भी अफेयर कर रहे हैं, हर हर अफेयर से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन आपके मैरिज के योग बहुत अच्छे बने हुए। समझने वाली बात यह है कि अच्छी मैरिज के योग तब एक्टिवेट होंगे जब उन योगों को पूर्ण करने वाला पार्टनर आपको प्राप्त होगा। अगर दो चीजें हैं, अगर आपने गलत मैच मेकिंग कर ली तो भी आपकी मैरिड लाइफ के अच्छे योग जो बने हुए हैं वो आपको 100% बेनिफिट नहीं देंगे। कुछ ना कुछ बेनिफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है मुहूर्त। अगर आपकी पत्री में एक एक सुखी वैवाहिक जीवन के योग है, लेकिन आपने गलत मुहूर्त में शादी कर ली, तो वो मुहूर्त आपके योगों पर भारी पड़ेगा, आपके योग फ्रक्टिफाई नहीं हो पाएंगे। सो सिर्फ अच्छे योगों का होना इज नॉट सफिशिएंट। हमें अच्छे मुहूर्त में शादी करनी है, विच विल बी आवर नेक्स्ट कोर्स कि मुहूर्त कैसे देखना है। और हमें प्रॉपर मैच मेकिंग के साथ शादी करनी है, जो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे। मैच मेकिंग का के लिए जो अप्रोच है, जैसा अभी सर भी बता रहे थे कि हम गुण मिलान करते हैं, अष्टकूट मिलान हम करते हैं, और उन गुणों के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी का मैरिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही एमेच्योर और एक बचकानी अप्रोच है, और अगर ये अप्रोच कोई फॉलो कर रहा है तो वो सीरियस एस्ट्रोलॉजर नहीं है।
वो ज्योतिषी नहीं है। वो एक बहुत ही एमेच्योर सा कोई व्यक्ति होगा जिसने थोड़ा बहुत पंचांग देखना सीख लिया, 2-3 यूट्यूब के वीडियो सीख लिए और उसके बाद मैच मेकिंग करना चालू कर दिया। क्योंकि इस अष्टकूट मिलान तक पहुंचने के पहले बहुत सारे स्टेप्स मैच मेकिंग के अंदर ही। ये तो एक लास्ट का स्टेप है मैच मेकिंग में, अष्टकूट मिलान। ये प्राइमरी स्टेप नहीं है। अष्टकूट तक पहुंचने के पहले बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे हॉरोस्कोप्स तो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, हम अष्टकूट देखते भी नहीं है, वो हॉरोस्कोप्स रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे जो सबसे प्राइमरी अप्रोच है यहाँ, जो सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो है कि क्या आपका जो विवाह है बेस्ड अपॉन योर पास्ट लाइफ कर्मास, क्या वो पहले से फिक्स्ड है या फिर वैवाहिक जीवन में आपके पास कोई फ्री विल है जिसका यूज करके आप अपनी चॉइस से कोई व्यक्ति को चूज कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, या तो आपकी मैरिज प्री डेस्टिन्ड होगी प्रारब्ध के बेसिस पर, या तो आपके पास मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई फ्री विल होगी, जो भगवान ने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से अपना पार्टनर चूज कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर एरिया ऑफ लाइफ में अप्लाई होता है। आपके वर्क में भी हो सकता है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, ऐसे ही ये मैरिज के लिए भी है। अब अगर आपकी मैरिज प्री डेस्टिन्ड है तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन इजीली हमें मिल जाए, क्योंकि कोई कर्मा पेंडिंग है इसलिए आपकी मैरिज प्री डेस्टिन्ड है, और अगर कोई कर्मा पेंडिंग है तो उसका सोल्यूशन भी है। लेकिन अगर आपकी मैरिज फ्री विल गवर्न कर रही है, यानी कि आपके पास स्वतंत्रता है, तो 101% आप गलती करेंगे। ह्यूमंस ने अपनी फ्री विल का हमेशा मिसयूज किया है। मैंने जितने भी मैच मेकिंग के चार्ट्स देखे हैं जहां पर फ्री विल का यूज करके शादी करी गई थी, वो सारी की सारी मैरिजेस अनसक्सेसफुल हैं, और वहां पर रेक्टिफिकेशन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो एक नया कर्म अभी आपने क्रिएट करा है, पहले से कोई सोल्यूशन उसका पड़ा नहीं है, वो एक फ्रेश कर्मा क्रिएट हुआ है, तो उसको रेक्टिफाई करना भी मुश्किल है। तो एक्चुअल मैच मेकिंग का जो नीड है वो उन चार्ट्स में ज्यादा है जहां पे फ्री विल दिख रही है, कि ये व्यक्ति अपनी फ्री विल को का यूज करके मैरिज कर रहा है। उन चार्ट्स में मैच मेकिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उन चार्ट्स को अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जहां पे प्री डेस्टिन्ड मैरिज लिखी हुई है, उन चार्ट्स को अप्रोच करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ अब ये देखते कैसे हैं कि फ्री विल वाला चार्ट है या फिक्स्ड कर्मा वाला चार्ट है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो हम मंडे को सीखेंगे। फर्स्ट हम वहीं से चालू करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, ये देखना कि मैरिज आ कहां से रही है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कि आप ओवरऑल स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी, या एक तरह से हम कह सकते हैं डेस्टिनी की कंपैटिबिलिटी चेक करें। दैट इज द सेकंड स्टेप। डेस्टिनी की कंपैटिबिलिटी या स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी अगर पार्टनर्स में नहीं है तो वो हॉरोस्कोप जो है वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है, हम आगे उसमें बढ़ते ही नहीं है। ये सेकंड स्टेप है। देन थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में अष्टकूट मिलान की बात आती है कि अष्टकूट में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं और अष्टकूट में क्या क्या चीजें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। लेकिन इस अष्टकूट मिलान के अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, हर कूट का मिलने का और ना मिलने का एक्सेप्शन है। तो आप जो नंबर्स देख रहे हैं अष्टकूट में, जो नंबर्स आ रहे हैं,
वो नंबर्स अपने आप में आपको पूरी स्टोरी नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको चार्ट के साथ कोरिलेट करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें, हम एक एक कूट है योनी कूट, जिससे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी देखी जाती है दो पार्टनर्स के बीच में। अगर योनी कूट में 0 नंबर आ रहा है, मतलब सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है दो पार्टनर्स के बीच में, और उसे कह दिया जाता है कि ये योनि दोष है। लेकिन चार्ट में अगर मंगल सेक्सुअल हाउसेस पर स्ट्रॉन्ग दृष्टि डाल रहा है, तो वो योनि कूट में जो आपको दोष लगा है वो दोष समाप्त हो जाता है। तो पॉइंट्स में तो आपको 0 दिखेगा, लेकिन जब आप उसको चार्ट से कोरिलेट करेंगे और मंगल की पोजीशन देखेंगे, तो वो 0 को आपको 4 करना होगा। सॉफ्टवेयर ये चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाता। सॉफ्टवेयर एक फिक्स्ड फॉर्मूले पे काम करता है। इसीलिए बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि अच्छा खासा रिश्ता लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अष्टकूट में कम नंबर आए हैं। उनको एक्सेप्शंस के बारे में नहीं पता, उन्हें चार्ट के साथ कोरिलेट करके देखना नहीं पता, और अच्छा खासा रिश्ता वो मना कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आजकल ऑनलाइन चल रही है, कि आप नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी। नो डाउट उस नंबर की इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो कूट अष्टकूट मिलान जो है वो आपको चार्ट के साथ कोरिलेट करके देखना है। इसके बाद अष्टकूट मिलान सिर्फ चंद्रमा का मिलान कहलाया जाता है। 9 ग्रहों में से सिर्फ चंद्रमा के बेसिस पर अष्टकूट निकाला जाता है। मैंने बहुत बार ये सवाल करा है कुछ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स से, जो अष्टकूट के बेसिस पर यस और नो बोल देते हैं। तो उनसे ये क्वेश्चन मैंने करा है कि क्या बुध की इंपॉर्टेंस नहीं है? सॉरी, राइट। सो अष्टकूट जो है वो चंद्रमा के बेसिस पर डिसाइड होता है। हमारे पास बाकी के प्लैनेट्स भी हैं, जैसे मर्क्यूरी, बुध। क्या बुध की इंपॉर्टेंस विवाह में नहीं है? चंद्रमा की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, हम इस बात को मानते हैं। चंद्रमा है मन का मिलान, मन का मिलान होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या बुद्धि का मिलान होना जरूरी नहीं है? एक व्यक्ति हो सकता है जो हस्बैंड है वो इंजीनियर है, और वाइफ जो है उसने 10th भी पास नहीं करी, तो उनकी इंटेलिजेंस आपस में कैसे मैच करेगी? क्या बृहस्पति का मिलान होना जरूरी नहीं है? हो सकता है कि वाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो, उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई हो, वो जिंदगी में जो फिक्स चीजें हैं, जो कर्मास हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई चीजें हैं, उनको मानने वाली हो, और हस्बैंड जो हो वो बार में डांस करने वाला हो, कि बस बढ़िया अल्कोहल ली और बार में नाच रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। तो क्या इन दोनों की जोड़ी जमेगी? इवन दो अगर चंद्रमा अच्छा मिल रहा है, अगर अष्टकूट अच्छा मिल रहा है, भाई एक की वैल्यू स्पिरिचुअल है, हाई है, दूसरे की बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक और लो वैल्यूज है, संभव ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का मिलान करके किसी को ये बता देना कि आप मैरिज कर लीजिए या नहीं कर लीजिए, ये गलत है। हम चंद्रमा का मिलान पहले करेंगे, और उसके बाद हम हर प्लैनेट का मिलान करेंगे। हम हर प्लैनेट का मिलान करेंगे, और जरूरी नहीं है कि हर प्लैनेट का मिलान प्रॉपर हो। तो फिर हम एवरेजिंग करके देखेंगे कि मैक्सिमम मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा, और फिर इन सब का एक एवरेज निकाल के हम बताएंगे कि आपको विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कर सकते हैं, कुछ दोष हैं
तो उनकी शांति करा के कर लीजिए। ये सारी चीजें हर चीज को अकाउंट करके बताई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ अष्टकूट के बेसिस पर कभी भी निर्णय नहीं लिया जाए। तो मैंने आपको बताया अष्टकूट के पहले भी प्रोसेसेस हैं जो हमें करने होंगे अष्टकूट तक पहुंचने के लिए, और अष्टकूट के बाद भी प्रोसेसेस हैं, और फिर उनका जो एक निष्कर्ष है वो निकल के आता है कि आपको विवाह करना है या नहीं करना। दूसरा, अभी जो फर्स्ट कोर्स हमने करा लव एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर, उसमें डेफिनेटली ज्योतिष की काफी तो नहीं पर बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रिक्वायर्ड थी। जो सेकंड हमारा मैच मेकिंग का कोर्स है, इसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में बेसिक एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, ये देखने के लिए कि आपकी मैरिज फिक्स्ड कर्मा से आ रही है या आपकी मैरिज फ्री विल से आ रही है। सिर्फ उस कॉन्सेप्ट में बेसिक एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, एंड आई थिंक हमारे सारे स्टूडेंट्स बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देख चुके हैं। बाकी जो मिलान करना है वो सिंपल प्रोसेस है, नए लोग भी उसे कर सकते हैं। ओके, सो अभी किसी का अगर कोई सवाल है तो हम ले लेते हैं, फिर मैं आपको अष्टकूट का ही एक थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा कि अष्टकूट में होता क्या क्या है, उसका मीनिंग क्या क्या है, राइट। एंड देन फिर मंडे से हम सिस्टमैटिक तरीके से मैच मेकिंग चालू करेंगे। यस, अगर किसी का कोई क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें यही खास बात है कि आपको प्रियर नॉलेज है या नहीं है डजेंट मैटर। इसमें कोई आपको ज्योतिष की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको सिंपल बेसिक भी आता है तो यस यू कैन, और नहीं भी आता तो भी कर सकते हैं। और इसमें मजे की बात है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जितना दिमाग लगाना था हमने लगा चुके हैं। आपने हमारे प्रोसेस को फॉलो करना है बस। जैसे होता है ना टेबल देखकर जो आपको सिखाया जाएगा कि मैचिंग करनी कैसे है, सिर्फ हमारे सिस्टम को फॉलो कीजिएगा, आप किसी की भी मैचिंग बिना ज्योतिष का जे जाने भी कर सकते हो। मजे की बात है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। और फिर मैं वही बात कहना चाहूंगा कि जो आप अष्टकूट मिलाते हैं ना, मिलाना छोड़ दीजिए। उससे ना पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी आप तो खराब करेंगे या फिर उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में जो सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे या जो शास्त्रों में बताया गया, हमको तो अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, जैसा शास्त्रों ने बताया गया, जो परिहार बोलते हैं, परिहार कोई भी सॉफ्टवेयर में नहीं डाला जाता। और इसी की वजह से कई बार सोचिए, मतलब योनि के 4 गुण मिलते हैं, है ना, नाड़ी के 8 गुण मिलते हैं, भकूट के 7 गुण मिलते हैं। अब आपने मिला दिया, वो पता लगे मिलना नहीं था वो। तो जहां तो आप सोच के बैठे थे जी मेरे तो 30 गुण मिल गए, पता लगे 23 गुण मिल रहे हैं। या आप कई बार सोच रहे हो कि यार मेरे तो 15 गुण मिल रहे हैं, शादी कैंसिल कर दी, और पता लगे 4 और 7 11 गुण और ऐड करने थे उसमें, तो वो अच्छा रिश्ता था आपके लिए, वो आपने रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको ना बड़ा सिस्टमेटिकली चलना होगा, और ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में मिलेंगी, सिखाई जाएंगी कैसे मैचिंग करनी होती है। और जैसा सक्षम ने बताया कि इससे पहले भी बहुत कुछ देखना होता है। और अष्टकूट चंद्रमा बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चंद्रमा ही काम नहीं करता। जब हमारी शादी होती है, अपने लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आता है, तो यस चंद्रमा के साथ साथ कई बार एक गाना है ना, वो मीत ना मिला रे मन का। तो ठीक है, अगर मीत मन का नहीं मिला, चंद्र का मिलान नहीं हो रहा, तो भाई बाकी चीजें मिलान कर लो ना। नो डाउट मन का मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन बाकी चीजें भी जरूरी हैं। पता लगे मन मिल गया, फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही, ग्रह युद्ध हो रखा है, योनि नहीं मिल रही, बकूट नहीं मिल रहा, वश्य नहीं मिल रहा, गन नहीं मिल रहे, तो इनके बड़े गहरे मतलब है। ओके, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। यस, ले लो, क्वेश्चन ले लो। विनोबा जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मेरा क्वेश्चन है कि लाइक आई नो दिस इज फनी एंड नॉट रिलेटेबल, आई नो दिस इज नॉट एट ऑल ए करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क। तो कितना टाइम लगेगा हमको ये मैच मेकिंग करने के लिए, बिकॉज आई हैव अटैच टू वन प्लेटफॉर्म। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो क्वेश्चन पूछते हैं ये मेरे को ठीक है कि नहीं, तो वो लोग टाइम देखते हुए मेरे को पूछते हैं। सो आई डोंट विनोबा जी, मैं समझ गया आपकी बात, आपकी जो प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस लेने के लिए ऐप पर काम किया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामने वाला चाहता है जल्दी जल्दी दो, हमारे पर भी एक प्रेशर रहता है, चाहे वो रेटिंग का है, चाहे वो प्रॉब्लम क्या टाइम है बोले कंस्ट्रेंट तो, का है। आई हैव enrolled for numerology. They हाँ, are asking questions related to astrology.
हाँ उनको बोले तो भी दे आर आस्किंग मी एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चंस ओनली। यस डेफिनेटली तो अभी डेफिनेटली मैं क्या बोलूं मेरे को पता नहीं चल रहा है। सो एंड दे विल लुकिंग आफ्टर द टाइमर एंड एवरीथिंग, वो मेरे को पुश करते रहते हैं। सो दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू। मैं बता इसका आंसर मैं दे देता हूँ, बहुत इजी है। क्या होता है जब कभी ऐप पर इस तरह की चीजें होती है जहाँ पर टाइम लगेगा तो लगेगा, मीन्स लगेगा, तो आप ओके क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि देखिए इसमें इस प्रोसेस में मुझे टाइम लगेगा। बेशक हम कहेंगे आपको शायद 10 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा लगेगा इस प्रोसेस में, इसको मैच करने के लिए। तो आप ओके ये बोल सकते हैं कि आप हमारा डाटा लिखवा दीजिए, मैं क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है, मैं आपके लिए काम करके रखूंगा और आप मुझे कल फ़ोन कर लेना या 2 घंटे बाद कॉल दोबारा कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह की मैचिंग होती है, मिलेगी। ओके तो इससे क्या होता है ना कि क्लाइंट का फेथ भी जनरेट होता है, कि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे भले के लिए सोच रहा है और मेरे लिए बिना पैसे के पीछे से काम करके मुझे दे रहा है। ओके तो आप ऐसा बोल सकते हैं उसको, और ये ऐसा हम करना चाहिए, क्योंकि मैच मेकिंग है या जो नेम न्यूमरोलॉजी जैसे आप करते हैं कि नाम एक 5 मिनट में करेक्ट नहीं हो सकता नाम। अब पता नहीं आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन जो मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ उसमें कई बार पूरा दिन भी लग सकता है नाम करेक्ट करने में। मेरे को लाइक सक्षम सर ने बोला कि आप उनके कर्मा भी ले रहे हो, कुछ ना कुछ गलत बोल दिए, उनका कर्मा वैसा आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा लीव पे रख दिया, मैं 2-3 दिन से काम भी नहीं कर रहा हूँ। दैट्स द रीजन मैं आपसे बात करने के बाद ही देन ओनली आई विल स्टार्ट बोल के मैं चुपचाप बैठ गया। सो आई एम नॉट गेटिंग टू देयर कर्मा, सो दैट्स द ठीक बात रीजन। है सर, ठीक बात है। देखिए मैच मेकिंग में आप यू आर नॉट टेकिंग कर्मास। ओके फर्स्ट, आप जब रेमेडी करते हो किसी मेलेफिक सिचुएशन को, देन यू आर टेकिंग द कर्मा। ओके मैच मेकिंग करी, हाँ या ना बोल दिया, उसमें कोई वो नहीं है। ओके पर आप अगर किसी का कोई दोष है और आप उस दोष को रेक्टिफाई करने की आप प्रयास कर रहे हो विदाउट नोइंग द प्रोसीजर ऑफ ज्योतिष कि अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है, देन यू विल टेक द कर्मा। ओके ओके। और दूसरा, आपने जैसे पूछा कितना समय लगता है मैच मेकिंग में, देन 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर आपको देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मैच चार्ट्स। आपको एक आगे प्रश्न के कोर्स में आई विल टीच यू वन टेक्निक, जिससे आप प्रश्न कुंडली लगा के तुरंत ये बता सकते हो कि वेदर दैट पर्सन इज सुटेबल फॉर यू और नॉट, येस और नो आंसर में। दैट विल टेक 3 to 4 मिनट्स ओनली, बट उसमें भी फिर बाद में जाके मैचिंग करनी पड़ेगी प्रॉपरली। लेकिन इनिशियली आप येस नो बोल सकते हो। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज अ लेंदी प्रोसेस, 1 घंटा लगेगा। तो जैसा सर ने आपको एडवाइस करा है, आप उनको बोलिए कि मुझे मैच करके देखना पड़ेगा, आप मुझे कल कॉल करिए इसी समय पे, आई विल आंसर यू। 2 मिनट में ही खत्म कर दो ना, अगर 10 मिनट का समय आपके पास, आप 2 मिनट में खत्म कर दो। उनको बोलो कि ओके आप कल कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। मुहूर्त इज इवन मोर लेंदी। मुहूर्त निकालने के लिए यू रिक्वायर 2 days। ओके 2 days। अब आप समझिए, जो नेक्स्ट हमारा इस सर्टिफिकेशन में कोर्स है, आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से बोलेंगे, पंडित से या एस्ट्रोलॉजर से, वो 10 मिनट में मुहूर्त निकाल के दे देते हैं, हाँ सर, मेरा भी वैसे ही हुआ। राइट। हम जो बताएंगे उसमें 2 दिन का समय लगेगा। ठीक है सर। ईशान जी। हेलो। यस। सर मेरे 2-3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जिस तरह से आपने लेंदी प्रोसेस बताया है, तो ऐसे में क्या जातक की शादी हो पाना संभव है? आपको प्रश्न शायद थोड़ा सा गलत लगे हम्म कि आपका क्वेश्चन अब अच्छा है, हाँ और हाँ, इस पर मैं आने वाला था, पर आप अब कंप्लीट करिए। नंबर वन। यस। नंबर 2, अक्सर बच्चे लव मैरिज करने के लिए वो देख लेते हैं पहले कि हमें ये लड़की पसंद है। वो मानते ही नहीं कि ना, पेरेंट्स फिर भी आ जाते हैं कि नहीं हमने करवाना है ना। अब कई बार क्या है कि भी मान लो नॉर्थ इंडिया का लड़का है और साउथ इंडिया का लड़की है या लड़का है, कोई भी जातक है, ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया का ब्राह्मण ये बोल रहा है कि जी ये मैच मेकिंग नहीं हो सकती, क्यों? लड़का मंगलीक है। ठीक, हम वहां सेकंड घर से मद्रास से देख रहे हैं कि भी मंगलीक है। और नॉर्थ इंडिया का बंदा बोल रहा है कि जी ये तो मंगलीक नहीं है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में सेकंड घर से नहीं मंगलीक को देख रहे। बिल्कुल ठीक और है। दूसरा, अक्सर ये चीज होती है कि लोग मंगलीक को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 28 साल के बाद कम हो जाता है इसका असर, है ना, कुछ कहते हैं नहीं होता। तीसरा प्रश्न ये है मैं कि आपके पहले जब दो क्वेश्चंस का मैं आंसर दे देता हूं, देन यू कैन अच्छा आस्क चलो, ठीक थर्ड ठीक ठीक क्वेश्चन। ठीक ठीक स्टार्टिंग ठीक फ्रॉम मांगलिक,
योग, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा कि 28 साल में के बाद मांगलिक दोष जो है, हम दोष नहीं बोलते हैं उसको, हम योग बोलते हैं, योग बोलते हैं, योग बोलते हैं। मांगलिक योग जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। ये भ्रांतियां हैं सर, भ्रांतियां। मैं भ्रांति हाँ, आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, हाँ, हाँ जी, आपको दोबारा कभी भ्रांति नहीं होगी। ठीक, ठीक आप है। मुझे ये बताइए कि इतने सारे योग हैं हमारे पास ज्योतिष में, हमारे पास हम्म। परंपरा योग है, हमारे पास बुधादित्य योग है, हाँ हमारे जी। पास मालव्य योग है। ये हम्म। योग तो कभी कम नहीं होते, हाँ, नहीं होते, नहीं होते। तो नहीं, मांगलिक योग ही 28 साल के बाद क्यों कम होने लगता है? हाँ नहीं होता ना। नहीं, देखिए, हम्म। मिसकंसेप्शन आया कहां से, वो हाँ मैं जी। आपको बताऊं। हम्म। मांगलिक योग का मतलब समझिए क्या है। हाँ जी, मांगलिक योग का मतलब है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, बिल्कुल सेक्सुअल ठीक है। एनर्जी, दैट्स इट। एनर्जी कंपेटेबिलिटी, ठीक है। अब होता क्या है कि 28 साल के बाद जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये हम्म। थोड़े से कम होने लगते हैं बॉडी में नेचुरली। तो बिल्कुल आपकी ठीक है। जो सेक्सुअल ड्राइव है वो थोड़ी सी घट जाती है। हम्म। लेकिन जो व्यक्ति प्रॉपर मांगलिक है, उसकी सेक्सुअल हम्म। ड्राइव तो हाई ही रहेगी ना, कंपेयर टू अ नॉन मांगलिक पर्सन, इवन 28 साल के बाद। हम्म। आप समझ ठीक रहे है। हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक व्यक्ति है जिसकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज्यादा हाई है ना। एक एग्जांपल हम्म। हम देते हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ ये। हम्म। देखिए, ये ए व्यक्ति है, इसकी हम्म। सेक्सुअल ड्राइव है 100, है ना, एक हम्म। एग्जांपल हमने हम्म। ली। हाँ, हाँ जी। और ये 25 साल का व्यक्ति है, हम्म। और ये मांगलिक है, हम्म। एम। और दूसरा व्यक्ति है बी, हम्म। इसकी जो सेक्सुअल ड्राइव है ये है 70। हम्म। ये भी 25 साल का व्यक्ति है, 25 साल इसकी उम्र है, लेकिन ये है नॉन मांगलिक, इसलिए इसकी सेक्सुअल ड्राइव थोड़ी सी कम है। ठीक। अब ये दोनों व्यक्ति जब 28 साल के होंगे, 28 साल के होंगे, तो ए व्यक्ति की बॉडी में नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा सेक्सुअल ड्राइव थोड़ी सी कम होने लगेगी। तो ये 100 से ए की ड्राइव कितनी हो जाएगी? 90 हो गई। ठीक है। ओके, और बी की कितनी हो गई? 65 हो गई। हम्म। ये नेचुरली घटा। तो अब हाँ जी। कहने को तो इसकी सेक्सुअल ड्राइव कम हुई, लेकिन हम्म। कंपेयर टू बी तो अभी भी ये ज्यादा है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो मांगलिक योग कैंसिल कहाँ हुआ? मांगलिक योग तो वैसा का वैसा ही है। वैसे ही, भाई इन ठीक दोनों है। की जोड़ी नहीं बन सकती। हम्म। तो 28 साल के बाद मांगलिक योग कैंसिल नहीं होता। नहीं फर्स्ट, होता, बिल्कुल ठीक है। ये मिसकंसेप्शन क्यों आया उसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हम्म। सेकेंडली, आपने जो एक सवाल पूछा रिलेटेड टू नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन, हम्म। जो ब्राह्मण कहते हैं। तो हम्म। देखिए, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि नॉर्थ के हिसाब से तो मांगलिक योग बन रहा है लेकिन साउथ के हिसाब से नहीं बन रहा, तो नहीं, वो, नहीं, नॉर्थ में हम मान लो सेकंड घर में, अभी ना रिसेंटली एक केस कि हुआ मैं था उसी पर आ रहा जिसमें हूँ। लड़का मद्रास का था, उसका सेकंड घर में मंगल था। ठीक हाँ, है। हाँ, अब जब नॉर्थ में उसकी कुंडली दिखाई गई तो बोले कि भी मंगलीक ये नहीं है। साउथ में बोला गया कि लड़की नॉन मंगलीक है जी, लड़का मंगलीक है। दोनों ही गलत है। हाँ जी, हाँ वो जी। दोनों ही मांगलिक योग को समझ नहीं पाए हैं। हम्म। दोनों ही एस्ट्रोलॉजर्स गलत हैं। क्यों? ठीक है। क्योंकि मांगलिक योग में अब आपको समझाता हूँ, हम्म। समझिए इसको। भाई, नॉर्थ में कहते हैं कि फर्स्ट हाउस में अगर मंगल है तो वो मांगलिक है। साउथ में हाँ कहते जी, हैं नहीं, सेकेंड हाउस में मंगल है तो वो मांगलिक है। हाँ जी, हाँ Correct? जी, ये हाँ जी, दोनों ही प्रिंसिपल जो है ये अधूरे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कह रहा है उसने ज्योतिष नहीं पढ़ा, क्योंकि उसको ये हम्म। नहीं पता कि मांगलिक योग बनता कैसे है। ठीक है। मांगलिक योग की प्लेसमेंट्स हम देखते हैं, चलिए। हम्म। मांगलिक योग की जो प्लेसमेंट्स हैं हम्म। वो है फर्स्ट हाउस, हाँ जी, साउथ को भी ले लेते हैं सेकेंड हाउस, हाँ जी। और सेवेंथ हाउस। फोर्थ।
4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस 8th हाउस, 12th और हाउस, 12वां। 12वां। यही प्लेसमेंट्स क्यों है? ये प्लेसमेंट्स इसलिए हैं सर क्योंकि मांगलिक योग तब बनता है जब मंगल की किसी भी प्रकार से दृष्टि आपके सेक्सुअल भावों पर पड़े। दैट इज ठीक है। मांगलिक योग। अब देखिए सेक्सुअल भाव कौन कौन से होते हैं? 7th हाउस एंड 8th हाउस, 8th हाउस, दीज आर ठीक है। सेक्सुअल हाउसेस। हम्म, अगर फर्स्ट हाउस में मंगल है तो सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को देखेगा देखिए, और ठीक अष्टम है। दृष्टि से 8th हाउस को देखेगा। हम्म, करेक्ट, दृष्टि आ गई 7th या 8th पे। आ गई, आ गई, हाँ जी। सेकेंड हाउस में अगर मंगल है तो सप्तम दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्लेसमेंट मांगलिक योग की है। ठीक है, 4th हाउस में अगर मंगल है तो चौथी दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है। देख, हाँ जी, 7th में मंगल है तो 7th में बैठा ही हुआ है। हाँ जी। 8th में मंगल है तो 8th में बैठा ही हुआ है। हम्म, 12th में मंगल है तो अष्टम दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही मार्स अगर बैठेगा तो वो मांगलिक योग बनेगा। इसमें नॉर्थ साउथ का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि दोनों ही पोजीशन से उसकी दृष्टि सेक्सुअल हाउसेस पे पड़ रही है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है गलत मिसकंसेप्शन जो फैला हुआ है, या नॉर्थ साउथ में। ये बेसिकली शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि नॉर्थ में फर्स्ट हाउस को देखेंगे, साउथ में सेकेंड हाउस को देखेंगे। शास्त्रों में सिंपल सा रूल है, मंगल की दृष्टि अगर सप्तम और अष्टम भाव पे पड़ जाए तो मांगलिक योग बन जाए। मांगलिक है, बिल्कुल ठीक। कैसे भी, किसी भी प्लेसमेंट। हम्म, अब बताइए आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न ये है सर, जब हम कुंडली एनालिसिस करते हैं, अष्टकूट मिलान कर रहे हैं जैसे आपने बताया, तो नॉर्मली क्या होता है कि मान लो अब हम साथ में वास्तु भी थोड़ा सा अटैच कर रहे हैं, थोड़ा सा, ठीक है, शादी हो गई, मिलिट्री मैन है बंदा, उसकी बदली हो रही है लगातार फ्रिक्वेंटली 3-3 साल बाद, या बैंकिंग इंडस्ट्री में है, ठीक है, 35वें साल में वो जिस घर के अंदर जा रहा है उसके नॉर्थ ईस्ट में किचन भी है और नॉर्थ ईस्ट में उसका टॉयलेट भी है, ठीक है, और उसको कुछ ना कुछ क्रॉनिकल लंबी चलने वाली हम मान के चलते हैं भी डिजीज होने वाली है, जिसका इम्पैक्ट उसके, मान लो मकान का मालिक है, ऑनर है, उसने मकान परचेज कर लिया, क्या ये चीजें कुंडली में फ्लक्चुएट करेंगी कि भी 35वें साल में जाके उसको कैंसर की या और कोई किसी भी तरह की कोई क्रॉनिकल डिजीज होने वाली है जिससे लड़की परेशानी में आ सकती है या उनका पैसा बिल्कुल डूब जाएगा, तो इस चीज को हम कैसे अवॉइड करेंगे? इस चीज के लिए आपको नेटल हॉरोस्कोपी में जाना पड़ेगा, जातक चार्ट देखना पड़ेगा, वहां से ये प्रिडिक्शन होगा। लेकिन आपने जो इसके पहले वाला सवाल करा था कि भाई मिलिट्री मैन है, वो 3-3 साल में उसकी पोस्टिंग हो रही है और अगर अगर वो अपनी वाइफ से दूर रह रहा है, ये प्रिडिक्शन हम नवांश से कर सकते हैं, जो कि मैच मेकिंग का पार्ट नहीं है। आगे जब नवांश पढ़ेंगे तो हम ये प्रिडिक्शन ला सकते हैं कि विवाह में सेपरेशन के कितने ज्यादा योग हैं। लेकिन डिजीजेस आपको देखना है, देन आपको नेटल हॉरोस्कोपी यहाँ पर लगाना होगा। तो आपका ऐसे एक, में क्लाइंट को क्या बोलना चाहिए कि भी आप शादी करो या ना करो? आपके पास वो मैच मेकिंग लेकर आया है, मैच मेकिंग करिए, हाँ या ना बोल दीजिए, यहाँ तक जाने ठीक की है। जरूरत ही नहीं है। पर लोग लोग सर एंड में एक क्वेश्चन और है, लोग जैसे मान लो किसी ने न्यूज़पेपर में कंटिन्यूसली निकलवाते हैं, ठीक है, लोग एंड में जैसे मान लो मैं कोई गाड़ी देखने जा रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन मैं क्या होऊंगा, परेशान होके ना कि ले लूंगा कि यार थक गए अब देखते देखते। लोग जनरली एंड में पता क्या बोलते हैं पंडित को आके कि यार छोड़ो पड़ा हॉरोस्कोप, यार ये तो मिल तो रहे नहीं, कि आप देख के ठीक ठाक जो लड़की है उससे शादी करवा दो, मरते तो हैं बाद में, पर ये चीज होती है, लोग अक्सर बोल देते हैं एंड में आके ना कि अब 100 कुंडलियां देख लीजिए, मिली तो है नहीं कोई भी। तो करवा तो दो क्या? फिर। भाई सामने वाला बोल रहा है कि मेरे को कुएं में गिरना हाँ है, जी। आप धक्का दे दो, तो दे दो उसको धक्का। ठीक, ठीक है क्या सर, कर सकते हैं ना, ठीक अब है। सामने वाला खुद हाँ जी, अपना नुकसान करना चाह रहा है तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे उसमें? हाँ जी, हाँ जी, ये भी तो कार्मिक ही ठीक। होगा ना कि उसको अपना लाइफ मैचिंग का लाइफ पार्टनर नहीं मिलने वाला। ये भी तो कार्मिक है ना। हाँ जी, हाँ जी, बस तो फिर तो हम तो आपका एक कृष्णा तो पहला बड़े, तो सवाल कृष्णा भी से था बड़े तो है नहीं हम। कि लव मैरिज के केस में क्या करें,
हाँ 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 हाँ। है ना। तो लव मैरिज के केस में सबसे पहली बात तो पहले अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए कि वो बिल्कुल ठीक है। अच्छी जगह शादी करें और इन सब चक्करों में ना पड़े। अगर हम्म। वो इस जिद पे हैं कि हमको एक ही पर्सन से शादी करनी है, तो उसमें गलती पहले आपकी है, बीइंग अ पेरेंट। और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास आपको करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। नहीं तो आप अपने बच्चे को बर्बाद होता हुआ देखिए, वो ही आपका पेनेंस है। ठीक है सर। शिवानी जी। जी सर, आपने भी मांगलिक के बारे में बोला सर, तो फिर वो मांगलिक का जो एक चला आ रहा है कि पहले किसी और से शादी करा दो, किसी पेड़ से शादी करा दो, किसी से शादी करा दो, तो फिर वो कैसे कटता है सर? यहाँ पे तो वो आके डिपेंड एक करता एज है के कि बाद। मांगलिक दोष की इंटेंसिटी कितनी है हॉरोस्कोप से, उसके परिहार है। हमारा एक पूरा अभी इसी सर्टिफिकेशन में एक कोर्स है मंगल दोष के ऊपर, स्पेसिफिक हमने रखा। मैं सक्षम एक बार दिखा देता हूँ। आप में जी से जी। शायद कुछ लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं। देखिए, हमारी पूरी सीरीज चल रही है, कॉम्बो पूरा कोर्स बनाया हमने। मैं आप सभी को एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। इसलिए तो हम आपको मैरिज में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्सपर्ट बनोगे कैसे आप? ये देखिए आप, ये हमने एक आपके लिए ना एक कोर्स बनाया है, बिकम ए सर्टिफाइड मैरिज एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर। तो बेसिकली हम इस तरह के कुछ कोर्सेज अब शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको किसी एक फील्ड के अंदर बिल्कुल जितना कहते हैं ना एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जितना दे सकते हैं ज्ञान बेसिकली। तो इसी सीरीज में सबसे पहले हमने मैरिज को चुना है। तो मैरिज के अंदर हमने 8 कोर्सेज, इसके अंदर 8 नहीं बल्कि 10 कोर्सेज डाले हैं इसके अंदर। तो एक कोर्स ना बनाकर हमने इसमें 10 कोर्सेज बनाए हैं, जो कि हमारा एक कोर्स खत्म हो चुका है। अभी हमारा 5 दिन का एक कोर्स था हमारा, लव एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी। तो ये खत्म हो चुका है हमारा। इसमें हम आपको विल योर रिलेशनशिप फ्रक्टिफाई, शुड यू गो फॉर ए लव और अरेंज मैरिज, विल यू मीट योर सोलमेट, एंड हाउ टू सी द हार्ट ब्रेक एंड अदर योगाज इन द चार्ट। तो किसके दिल टूटेंगे, किसके दिल जुड़ेंगे, किसके लव मैरिज होगी, किसके अरेंज मैरिज होगी, क्या आपका रिलेशनशिप फ्रक्टिफाई होगा या नहीं होगा, क्या आपको अपना सोलमेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब तरह के क्वेश्चंस के आंसर हमने यहाँ पर आपको दिए हैं, और कैसे देखना है वो समझाया आपको। तो ये हमारा पहला कोर्स है जो कि हो चुका है। और सारे इंडिविजुअल कोर्स हैं, ऐसा नहीं कि एक दो कोर्स आपस में रिलेटेड हैं, सब अपने आप में एक इंडिविजुअल कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स है हमारा, ये भी 4 से 5 दिन का कोर्स रहेगा, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी एंड मांगलिक योगा। तो जो मंगल योग की अभी सक्षम ने आपसे बात की है कि मांगलिक योग जिसको आप दोष कहते हैं, सबसे पहले ये आज से दोष बोलना बंद कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मांगलिक दोष नाम का कोई भी शब्द शास्त्रों में नहीं लिखा। वहां पर शास्त्रों में मांगलिक योग लिखा हुआ है। और क्योंकि पता नहीं, कहते ना पैसा कमाने चक्कर में किसने ये दोष को कहना शुरू किया, तो तब से दोष में कन्वर्ट हो गया। तो ये मांगलिक योग है पहली बात। ओके। और देखिए, ये एक ऐसा योग है, कहते हैं खत्म हो गया। फिर एक ऐसा योग है कि 2 बार आपको याद आता है सिर्फ, जब बच्चा पैदा होता है तब आप, अरे अरे बच्चा मांगलिक है ना, फिर भूल जाते हैं, फिर योग का कोई पता नहीं। फिर शादी के बाद ये निकल कर आता है योग, अरे भैया मांगलिक योग है, दोष है जो भी है। फिर वो शादी होगी, फिर भूल गया, खत्म। फिर ना तो योग को कोई पूछता है, ना इसका इम्पैक्ट आता है। ये ऐसा कौन सा योग है भाई? ठीक है। तो ये सब गलत चीजें फैलाई जा रही है आपको। ये कोर्स अभी चालू नहीं हुआ है, ये अभी ये चालू नहीं हुआ है के कोर्स बाद हमारा। करेंगे। ये अभी कोर्स चालू करेंगे हम, तब इसका भी एक वेबिनार करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो एक ये कोर्स है हमारा, आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। हमने आपको ऑफर दिया था कॉम्बो में, ये जो पूरा कोर्स है हमारा मैरिज एंड रिलेशनशिप का, सॉरी मैरिज एंड लव रिलेशनशिप, पूरा एक 10 कोर्स हैं जो हमारे पास। इसका जो कॉम्बो का प्राइस है, मतलब वैसे इसका इंडिविजुअली जो प्राइस है वो 44,000 के आसपास है, लेकिन कॉम्बो में हमने आपको ये 19,999 में दिया है। ठीक है, कॉम्बो में आपको, आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं जो भी आपने कोर्स करना है। तो ये मंगल दोष के ऊपर कोर्स है पूरा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन मांगलिक है कौन मांगलिक नहीं है। और कि मांगलिक होना, पहले वो तो समझिए ब्लेसिंग है ये आपके ऊपर, क्योंकि मंगल एक एनर्जी है। ओके, इस एनर्जी का आप कैसे कैसे फायदा उठा सकते हो, ये कोर्स में आपको बताएंगे। तो ये पूरा कोर्स है मंगल के ऊपर। फिर है पर्सनली असेसमेंट थ्रू होरोस्कोप। तो ये भी हमारा 2 से 4 दिन का कोर्स रहेगा, पर्सनली असेसमेंट। तो हाउ टू असेस द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ ए इंडिविजुअल थ्रू होरोस्कोप, मतलब किसी इंसान को जानना, उसकी ट्रेड्स को जानना, उसकी नेचर बिहेवियर को जानना विद द हेल्प ऑफ हर और हिज कुंडली। तो ये हम आपको सिखाएंगे। तो ये भी हमारा कोर्स है। फिर है मैच मेकिंग, जो अभी हमारा
मंडे से बैच शुरू होने वाला है मैच मेकिंग का। ये 5 दिन का कोर्स रहेगा हमारा मैच मेकिंग का। इसमें आपको कंप्लीट मैच मेकिंग सिखाने वाले हैं और ये 5 से 6 दिन चलने वाला है ये कोर्स, जिसमें आपको पूरा कंपैटिबिलिटी सिखाएंगे। मैरिज से पहले जो अष्टकूट है उससे पहले क्या मैचिंग की जाती है, उसके क्या परिहार हैं, क्या दोष हैं, उन दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स है हमारा जो मंडे से शुरू हो रहा है। इसके बाद फिर हमारा एक 9 दिन का कोर्स है नवांश एंड मैरिड लाइफ। ये एग्जैक्ट कोर्स है हमारा मैरिज का, जिसके कहते हैं ना मैरिज कैसे देखी जाती है। इसमें सारी चीजें आएंगी आपकी, किसकी लेट मैरिज होगी, किसकी टाइमली मैरिज होगी, किसके डिवोर्स है, किसका सेपरेशन है, किसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, है ना, किसकी शादी बाहर होगी, किसकी घर के अंदर मतलब आउटसाइड इंडिया हो सकती है, या किसकी शादी अपने रिलीजन में होगी, किसकी शादी आउट ऑफ द कास्ट होगी। ओके, ये सारी चीज सिखाई जाएंगी। इसमें आपके संबंध सास ससुर से कैसे रहेंगे, किस लेवल पर आपकी घर के अंदर कंपैटिबिलिटी रहेगी, कौन किसकी जिंदगी में जाकर दूसरे की जिंदगी को तबाह कर रहा है, या कौन किसकी जिंदगी में जाकर एक उसकी उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है, किसको अपने ससुराल में मान सम्मान मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ये मतलब जितना भी आप सोच सकते हैं शादी से रिलेटेड, ये सारा इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ये एग्जैक्ट कोर्स है शादी का। ओके, ये नवांशा से पढ़ाया जाता है। और अगर आपका इंटरेस्ट रहा और हमें लगा कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट मिले हमें, तो हम नवांशा की और बड़ी सारी एप्लीकेशन होती है, तो थोड़ा सा वहां भी आपको रोशनी डाल देंगे उस पर। ठीक है, तो ये कोर्स रहेगा हमारा। फिर है हमारा रिलेशनशिप हीलिंग थ्रू क्रिस्टल्स एंड मैजिकल ग्रिड। तो बेसिकली अगर शादी में कोई दिक्कतें हैं किसी तरह की, तो उसको विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिस्टल ग्रिड, जो एडवांस कोर्स है हमारा क्रिस्टल का, उसके थ्रू कैसे हम हील कर सकते हैं दो रिलेशनशिप को, दो इंसानों को कैसे मैच कर सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम है तो विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल एंड मैजिकल ग्रिड्स उनकी लाइफ में कैसे प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। तो ये भी हम एक हमारा कोर्स है, पार्ट ऑफ द कोर्स रहेगा ये भी। फिर है नेक्स्ट हमारा प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। तो ये भी एक फैमिली लाइफ का एक पार्ट है। तो प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में हम आपको D7 चार्ट पूरा पढ़ाने वाले हैं। नवांश कुंडली जिस तरह है, इस तरह सप्तांश कुंडली बनती है। तो बच्चे से रिलेटेड कब कंसेप्शन होगी, कब नहीं होगी, ठीक है, कब चांसेस बनते हैं, तो सिजेरियन के चांसेस हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, कौन बच्चा आपकी जिंदगी में कार्मिक गुड कर्मास लेकर आया है, कौन आपके बैड कर्मास लेकर आया है, कौन सा बच्चा लायक निकलेगा, कौन सा नालायक निकलेगा। ये सब चीज हम आपको सिखाने वाले। ओके, इसके बाद है मैरिज मुहूर्त एंड दोष निवारण। तो ये हम आपको मुहूर्त निकालना भी सिखाएंगे, मैरिज का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, और कोई मुहूर्त में दोष है तो उसको दोष को कैसे निवारण किया जाएगा। तो ये भी हमारा 3 से 4 दिन का कोर्स रहेगा। फिर है इम्प्रॉम्प्टू रिलेशनशिप काउंसलिंग सेशन। तो ये 2 कोर्स हैं छोटे छोटे से हमारे, कि कैसे हम काउंसलिंग देंगे। ये काउंसलिंग वाला पार्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, कि कपल हो, सिंगल हो, मैरिड कपल हो, न्यूली वेड है, तो उनकी अपनी काउंसलिंग कैसे करनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रहेगा काम सूत्रम। तो रिलेशनशिप में कामन सूत्रम की जो हमारा लिटरेचर है, शास्त्र है, उसकी क्या अहमियत है आपकी मैरिड लाइफ में, ये आपको सेक्शन पढ़ाने की। तो ये टोटल 10 कोर्सेज हैं हम आपको पढ़ा। इसमें एक कोर्स हमारा हो चुका है, और ये दूसरा जो कोर्स है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये कोर्स जो है हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो ये कोर्स हमारा 4999 प्लस 18% GST के साथ हम ऑफर कर रहे हैं आप सभी को। ये 5 दिन का कोर्स रहेगा, 5 से 6 दिन। इसमें हम बिल्कुल अष्टकूट मिलान से लेकर और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो हमने डेवलप की हैं, वो अब आपको सिखाने वाले हैं। इसमें किसी प्रीरियर नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको। अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी है तो आप मैच मेकिंग किसी की भी कर पाएंगे। और हम आपको हाथ से मैच मेकिंग करना निकालना सिखाएंगे, सॉफ्टवेयर से नहीं सिखाने। ठीक, तो ऑल आर वेलकम। मंडे से स्टार्ट होगा, 9:15 पे क्लास स्टार्ट होगी। अगले 5 दिन हम 5 से 6 दिन हम मैच मेकिंग पढ़ने वाले। तो ऑल आर वेलकम। और जो हमारे साथ कॉम्बो में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, तो वो भी तैयार हो जाइए। मंडे से हम इस बैच को शुरू कर रहे हैं। अगर आपने अभी भी कॉम्बो नहीं लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि सर मैं हम कॉम्बो लेना चाहते हैं, तो ठीक है, जितना प्राइस इसका रहेगा उसमें लेस करके आपको आगे की कोर्सेज आप कॉम्बो की कर सकते हैं। अभी एक हमारा कोर्स निकला है जो आपने नहीं किया है, वो है लव एंड रिलेशनशिप का। वो सिर्फ आपका निकल गया है, उसको भी आप बाद में परचेज कर सकते हैं। बाकी बाकी सारे कोर्सेज आप भी बचे हुए हैं, तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, कॉम्बो ऑफर भी ले सकते हैं। पर एक इन्फॉर्मेशन और है आप सभी के लिए, हमारा 4 दिन का एक कोर्स शुरू हो रहा है। इसका डेट और टाइम अभी फिक्स नहीं है, ऐसे रैंडमली लिख दिया है,
रेकी फर्स्ट लेवल 3 से 4 दिन का कोर्स है हमारा, जो कि हम हमेशा से फ्री कराते हैं पिछले 1 डेढ़ साल से। तो इस बार भी योग लक्ष्मी मैम के साथ हम फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं, रेकी फर्स्ट लेवल। और इस रेकी को आप आइए, सीखिए, अपनी फैमिली के साथ सीखिए। इस बैनर को आप अपने नियर डियर में फ्लोट कीजिएगा, ताकि लोग हीलिंग से जुड़ें, उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आए। ओके, आप हेल्दी बने, वेल्दी बने। सबसे बड़ी हेल्थ है आपकी हेल्थ। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। चलिए, तो ये पार्ट ऑफ द कोर्स रहेगा। अब इन कोर्स में हम क्या क्या सिखाने वाले हैं, वो जैसे जैसे कोर्स आते रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, अभी भी कॉम्बो ले सकते हैं आप। ऑल आर वेलकम। यस। ओके, तो अब थोड़ा सा हम अष्टकूट मिलान भी डिस्कस कर लेते हैं कि हर कूट क्या क्या बताता है। डिटेल्स में हम जाएंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। जी सरिता जी, कोई सवाल है आपका? हाँ, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर, जैसे बोलते हैं कि मांगलिक की शादी क्या मांगलिक से ही होनी चाहिए? ऐसा नहीं है। मांगलिक किसको कहोगे आप? मांगलिक सिर्फ लगन से नहीं देखा जाता, 3 कुंडलियों से मांगलिक देखा जाता है, और फिर उसका अलग अलग परसेंटेज है। तो अगर तो दोनों में से कोई भी मांगलिक, एक मांगलिक है और दूसरा 0 है, मांगलिक 0% मांगलिक है, तब तो वो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। भाई, एक बंदे की सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, दूसरे की बिल्कुल है ही नहीं, तो कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा? लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति 25% भी मांगलिक है, तो हम कुछ ना कुछ रेमेडीज के द्वारा करके वो शादी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि मांगलिक दोष देखते कैसे हैं। कितने हॉरोस्कोप्स मेरे पास ऐसे पड़े हैं जो कहते हैं कि हम मांगलिक नहीं है, हम मांगलिक नहीं है। जब मैं चेक करता हूँ तो वो 50% मांगलिक निकलते हैं। सर, ये ना हमारे घर में हुआ है मेरे बेटे के साथ। हम्म 5 साल पहले शादी हुई थी। हम्म तो इनकी शादी में कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और 5 महीने भी नहीं चली शादी। हम्म तो तब प्रॉब्लम्स कुंडली का दिखाई। नेचर क्या था? इसका प्रॉब्लम्स का नेचर क्या था? लड़की सेटिस्फाइड नहीं थी, किसी भी चीज में सेटिस्फाइड नहीं थी। नहीं नहीं, देखिए, अगर मांगलिक दोष के कारण विवाह में समस्या आती है, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप उसमें मेन फैक्टर बनता है। अगर फिजिकली वो सेटिस्फाई नहीं थी, देन यस, कहीं ना कहीं मंगल इन्वॉल्व है। नहीं, फिजिकली कोई नहीं था उनके बीच में। कोई नहीं था? फिजिकल सेटिस्फेक्शन का वो रीजन नहीं था। तो फिर नवान से चेक करना पड़ेगा मैम, अब तो खैर सर सब एंड हो गया है। क्योंकि मैरिज के खत्म होने के बहुत सारे कारण होते हैं। मांगलिक दोष इज वन रीजन, लेकिन ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष के कारण ही मैरिज खत्म होती है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। मैं न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स कर रही हूँ सर से। तो नंबर्स तो मैच नहीं थे दोनों के। वो न्यूमरोलॉजी का सर बताएंगे मैम, मैं आपको हाँ, ज्योतिष तक का नॉलेज दे सकता हूँ। हाँ। ओके, चलिए, तो देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप आते हैं ऑनलाइन, तो आपको अष्टकूट मिलान मिल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे एस्ट्रोसेज पर हूँ मैं, तो इसको यूज कर सकते हैं, किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डिटेल डालेंगे। कोई अपना और अपने पार्टनर का डिटेल शेयर करना चाहेगा? जी ज्योति जी, बताइए। मैरिड हैं आप? हाँ जी सर। बताइए। मेरा नाम ज्योति कुमारी। पहले अपने हस्बैंड का बताइए। शशिकांत। ऋषिकांत। शशिकांत। ओके। टाइम, डेट ऑफ बर्थ? 8 नवंबर 1984। टाइम?
रात के 10:20। प्लेस? छपरा बिहार। ओके, आपका नाम है ज्योति। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ? ज्योति कुमारी। 2 अप्रैल 1992। टाइम? सर टाइम 2:15। मॉर्निंग की आफ्टरनून PM। PM? हाँ जी, प्लेस? छपरा बिहार। ओके, तो मैच पर हम क्लिक करेंगे। अगेन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे अष्टकूट समझा रहा हूँ। अष्टकूट के पहले भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो करने जरूरी हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे ऑब्टेन्ड पॉइंट्स लिखे हुए आते हैं। एंड मैरिज के लिए, मैरिज को अप्रूव करने के लिए यहाँ पे मिनिमम 18 पॉइंट होने चाहिए। 18 कितने होने चाहिए? 18 पॉइंट्स अगर हैं और बाकी सारी पहले की चीजें सही हैं तो आप मांगलिक योग की मैचिंग इसके बाद कर सकते हैं। आप अष्टकूट से आगे जा सकते हैं और बाकी के प्लैनेट्स की मैचिंग भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे 16.5 पॉइंट्स हैं, तो 3.5 दिखा रहा है, लेकिन इसको चार्ट के साथ कोरिलेट करना जरूरी है। ओके, वैसे कैसे जा रही है मैम मैरिज आपकी? स्ट्रगल तो रहता है सर बहुत ज़्यादा। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुण है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर्स हो सकते हैं और कितना इनको मिला है। तो फर्स्ट गुण जो है वो है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण इज कि आप आपका विचारधारा कैसी है कंपेयर टू योर पार्टनर, या आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है कंपेयर टू योर पार्टनर। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि लड़की का जो वर्ण है वो हमेशा लड़के के वर्ण से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लड़की का वर्ण ज्यादा है, ऊंचा है, लड़के का वर्ण कम है, तो वो लड़की क्यों विवाह करेगी उस व्यक्ति से? एक एक फीमेल हमेशा ये चाहेगी कि उसका विवाह उससे अच्छी जगह पर हो, उससे ऊपर वाली जगह पर। तो मैच मेकिंग में हमेशा फीमेल सेंट्रिक सारी चीजें चलेंगी, मेल सेंट्रिक नहीं चलेंगी। तो वर्ण में अब देखिए यहाँ पे इनको 0 क्यों मिला हुआ है? क्योंकि लड़के का जो वर्ण है वो क्षत्रिय है और लड़की जो है वो ब्राह्मण वर्ण की है। तो लड़की का वर्ण ऊपर है लड़के से, तो इसलिए यहाँ पे 0 नंबर मिल गया। और ये वर्ण जो है ये नक्षत्र के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो बेसिकली कुछ नक्षत्र आपको ऐसी पर्सनैलिटी देते हैं जो कि क्षत्रिय वर्ण में हो, कुछ नक्षत्र आपको ऐसी पर्सनैलिटी देते हैं जो ब्राह्मण वर्ण में हो। ऐसे ही वैश्य और शूद्र भी है। तो हमेशा किसी भी फीमेल से आप पूछिए कि उसे कैसी जगह पे मैरिज करनी है, तो वो यही बोलेगी कि मुझे ऐसी जगह पे विवाह करना है जहां मेरी ग्रोथ हो। तो अब अपने से कम वाले में तो ग्रोथ नहीं होगी, इसीलिए लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण से कम होना चाहिए फॉर अ प्रॉस्परस मैरिड लाइफ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे वश्य। वश्य लड़के का है चटु और लड़की का है जलज। तो अब यहाँ पे 2 में से 1 नंबर मिला है, 2 में से 2 मिलते तो पूरे यहाँ पे हो जाते। वश्य का क्या मतलब है? वश्य का मतलब है एक तरह से किसका मैरिज में अट्रैक्शन ज्यादा है। अब यहाँ पे भी ये देखा जाता है कि भाई लड़के का जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू लड़की। वाइफ
और हस्बैंड में हस्बैंड का थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वाइफ अट्रैक्टेड रह पाएगी हस्बैंड से। अगर वाइफ में अट्रैक्शन ज्यादा है और हस्बैंड में अट्रैक्शन कम है तो वाइफ हस्बैंड के साथ क्यों रहेगी? एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्योंकि सारी चीजें फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ चल रही हैं। तो एक फीमेल अगर किसी से अट्रैक्ट होगी ज्यादा तो वो उसके साथ रहना पसंद करेगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हस्बैंड का अट्रैक्शन लेवल वाइफ के अट्रैक्शन लेवल से ज्यादा होना चाहिए, और ये भी पूरा नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद तारा, तारा का मतलब डेस्टिनी होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या ओवरऑल दोनों की डेस्टिनी कैसी जाएगी। फिर योनि मैंने आपको बताया, इट इज सेक्सुअल कंपैट, ये सारा एक डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। योनि, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, मैत्री यानी कि मन का मिलान, एक्चुअली विचार का मिलान। गण, गण मतलब तीन गण हैं, देव मनुष्य राक्षस। अब तीनों का पर्सनैलिटी आप सोच लीजिए। देवगण मतलब देने की भावना, मनुष्य गण मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राक्षस गण मतलब दूसरे का छीन कर अपने नीड्स को पूरा करना। तो देव देव हो तो बहुत बढ़िया है, मनुष्य मनुष्य हो तो बहुत बढ़िया है, राक्षस राक्षस हो तो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन देव और राक्षस हैं तो दोनों में लड़ाई होती रहेगी, है ना? तो इस तरीके से देखा जाए। फिर है भकूट, इन सब के एक्सेप्शंस हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा। फिर है भकूट, भकूट का मतलब होता है लव। भकूट मतलब दो पार्टनर्स के बीच में लव। और नाड़ी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी चीजें दिखाता है और उसमें इसको इनको 0 नंबर मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो नाड़ी के बेसिस पे आप मैरिज डिनाई कर सकते हैं। तो ये समझेंगे ये सारी चीजें। एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि अष्टकूट में हर चीज के मीनिंग क्या होते हैं और किस प्रकार से देखा जाता है। ये लक्ष्मी जी, कोई डाउट? हेलो सर, एक्चुअली कोई डाउट नहीं है, बट मैं सोच रही थी कि मेरी फ्रेंड की थ्योरी को कंसीडर करके आप कुछ डिटेल्स बताते, बट ठीक है, मैं आपसे पर्सनली कभी कर लूंगी। ओके, सरिता जी। सर, जो मेरे बेटे का डिवोर्स हुआ है वो देख सकते हैं क्या? जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल मैम अभी लिया। यहाँ पे हम पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हम मैच मेकिंग को समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम किसी को रेमेडी या ये सब चीजें अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंडली, आप एक चीज समझ लीजिए कि डिवोर्स नाम की कोई भी चीज हमारे शास्त्रों में नहीं दी हुई है। ओके, कार्मिकली अभी भी आपका जो बेटा है और बहू है, दे आर स्टिल कनेक्टेड एज हस्बैंड एंड वाइफ। क्योंकि मैरिज एक बार हो जाती है, देन देर इज नो गोइंग बैक। डिवोर्स को संस्कृत या हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? नहीं कोई एक पता। शब्द बताइए। नहीं पता। डिवोर्स इज एन इंग्लिश वर्ड। तलाक जो है वो उर्दू का शब्द है। संस्कृत और हिंदी में कोई एक शब्द डिवोर्स के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में डिवोर्स दिया ही नहीं है। और अगर आपने शास्त्रोक्त तरीके से शादी करी, आई थिंक फेरे वगैरह सब लिए थे उन्होंने, कि हाँ। कोर्ट मैरिज करके आए थे? नहीं नहीं, शास्त्रों पे। शास्त्रोक्त तरीके से शादी करी है तो वो अभी भी विवाहित है। आपके बेटे के हॉरोस्कोप में सेपरेशन के योग होंगे, क्योंकि वो अपनी वाइफ से सेपरेटेड है, उसका डिवोर्स नहीं हुआ। भावना जी, तो ये चीज याद रखिएगा, सरिता जी, है ना? अगर हम्म। वो लड़की अगर किसी परेशानी में है या उसे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो अभी भी आपके बेटे का वो कर्तव्य है कि वो उसको पूरा करे। इस चीज को समझना होगा आपको। डिवोर्स नहीं हुआ। सर, वो वापस ही नहीं आना चाहे। कुछ भी है, ठीक है ना? अब उस उनके कर्म में वो चीज लिखी हुई है, उनको वो चीज फेस करनी है तो खुशी खुशी फेस कर ले। अपने बेटे को बोलिए कि आप उसको उनको फोन करें अपनी वाइफ को, और उनको ये चीज बोले कि ठीक है आप मत आओ वापस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। इतना तो बोल सकते हैं ना?
बोलिए कि ये फोन करके ऐसा ऐसा बोल दो आप। बेसिकली उनको फोन करके बस ये बोलना है, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो आपके जो कर्म है वो खराब होंगे अगर आप इग्नोर कर देंगे उनकी वाइफ को। मैं ये आपको सर बता वो रहा हूँ कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि हम्म इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है। हम्म तो उसके लिए आपको फोन करना होगा उस लड़की को, आपके बेटे को, और उसको ये बोलना होगा कि ठीक है तुम ठीक। मत आओ, आपको जहां रहना है आप रह लो, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहना है रह लो। इन केस अगर कभी कोई किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे बता दें। 1 मिनट सर, मैं पूछना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा अमाउंट लेके अलग हो गई है, उसके उससे बाद फर्क क्या नहीं होता पड़ता है? क्योंकि वो बड़ा, देखिए एक तो अच्छी बात है कि आपके बेटे के कर्म कट रहे हैं। ओके। हाँ। आप पहले अगर आपने कंसल्टेशन ली होती तो इस चीज को अवॉइड कर दिया जाता थ्रू रेमेडीज, लेकिन अब तो ये हो गया है। तो हो गया है तो भी अच्छा है क्योंकि वो कर्म कट रहे हैं। लेकिन अगर आप ये अपना ओपिनियन बना लोगे ना कि वो लेके चली गई अब तो मतलब सब खत्म, अब तो हमें परवाह ही नहीं है, तो कर्म वापस से खराब हो जाएंगे। ये मैरिज नेक्स्ट लाइफ में भी पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आपको इसको एंड करना होगा। एंड कैसे होगा? अपनी ड्यूटी फॉलो करके, और अपनी ड्यूटी इसी तरीके से फॉलो होगी कि फोन किया जाए और बोला जाए कि कभी भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारी हर पॉसिबल मदद करूंगा, और अगर उसका फोन है तो जाके मदद करें भी, तब ये खत्म होगा इस लाइफ में। क्लियर है? वो क्या कर रही है उसको छोड़ दो, वो सफर करेगी। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसका जो एंड है लाइफ का वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला, और लाइफ के बाद भी बहुत ज्यादा सफरिंग है। लेकिन आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, आपने वो कर्म खत्म कर दिया, आपने काट दिया। हम्म क्लियर है? हम्म जी भावना जी। हरे कृष्ण सर। जी सॉरी सर, मैंने उस टाइम पे रेस किया था जब आप बोल रहे थे कि कोई अपनी पर्सनल डिटेल्स देना चाहते हैं ओके, तो। कोई बात नहीं, 1 मिनट मैं सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ, जिनको अब कोई डाउट है वो हैंड रेस करिएगा। यस, किसी का कोई डाउट? शिवानी जी। तो सर मेरा डाउट इन्हीं के जैसे इनके बेटे को लेके डिवोर्स को लेके बात हो रहा था कि वो आप उसी के मेरे ही फैमिली में ऐसे ही हुए हैं कि एक लड़की से शादी हुआ, मेरी मासी का बेटा का। वो लड़की शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक रही, उसके बाद वो इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर मेरी मौसी लोग को करना शुरू कर दी, और इतना बेवजह का वो हो रहा था उसका, हमेशा मायके को लेके हमेशा ये होना, फिर लास्ट में डिवोर्स हुआ। तो वो सब चीज को लेके सेपरेट वो ले ली। अब इतना घृणा हो गया तो उस लेडीज से कैसे कोई बात करेगा सर, या कैसे करनी तो उसके पड़ेगी बारे मैम। में ख्याल देखिए दो सोचेगा। ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप मैरिज के लिए पहले से स्टेप्स लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर मैच मेकिंग कराइए, जो रेमेडीज हैं वो करके उस कर्म को खत्म करिए जो आपको मैरिज के बाद प्रॉब्लम देने वाला था। नहीं करा है तो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप भागोगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो ये जो पर्टिकुलर कर्म है ये आपको अगले बहुत सारे जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप तो एक लाइफ की बात कर रहे हो, और वो भी हाँ उसमें तो कुछ सर, कुछ कुछ सालों की बात कर रहे हो। तो फिर आपको वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस चीज को एंड करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो जो लेडी है वो अभी भी वाइफ है, और उसका केयर टेकिंग आप जो भी आपके फैमिली में जो हस्बैंड है उन्हें करना होगा। इसका और कोई तरीका मेरे नहीं है शादी के बाद। मेरे कजन ब्रदर लगेगा, भाई लगेगा, तो वो भी मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, यानी डिप्रेशन में चला गया। वो एकदम एक अच्छा पढ़ा लिखा, एक अच्छा सरकारी जॉब, सीधा साधा लड़का था, कोई उसको ना नशा पानी किसी भी चीज से, हम लोग को ये उम्मीद नहीं था कि उस लड़की के साथ ऐसा हो सकता है, कोई उसका लाइफ इतनी बुरी तरीके से खराब कर सकता है। यही तो प्रॉब्लम है अब ना मैम, जब अच्छा चल रहा होता है तब आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता नहीं है क्योंकि सब अच्छा चल रहा है।
जब प्रॉब्लम आती है तो आपका ध्यान आता है। मतलब हम जब बीमार बुरी तरीके से पड़ जाते हैं तो ही हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कि हमको दवाई दे दो, और आप उस कंडीशन में आते हैं कि आपको कोई बचा नहीं सकता। इनिशियल स्टेजेस पे आए होते तो कुछ किया जा सकता था। मैंने शुरुआत में क्या कहा, मैंने शुरुआत में यही चीज कही थी कि मैरिज के बाद की जो लाइफ है वो आपके कंट्रोल में है, अगर आप मैरिज के पहले सही स्टेप्स ले लो तो। मैंने शुरुआत में ये चीज कही। हाँ सर, नहीं ये सब चीज और को अब बहुत हमारे लोग नहीं कंट्रोल में किस तरीके मानते से है, हैं। हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम खराब भी कर सकते हैं। जी सर, वही तो है ना कि बहुत लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, तो हो जाता है तो फिर लगता है, तो नहीं यही मानते, चीज है ना नहीं सर नहीं कि उस मानते पे। हैं तो उनको बोलिए कि अपने कर्म को फेस करो ना, नहीं तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। आप डिवोर्स देकर ये नहीं सोच सकते कि आपने चीजों को खत्म कर दिया, वो कार्मिक रिलेशन अभी भी है। और अगर वो लड़की कहीं शादी कर लेती है तो क्या फिर वो कट जाएगा? वो फिर तो ये लोग पे कुछ नहीं असर आएगा? मान लीजिए वो शादी कर उसकी लेती है। शादी उसकी शादी वैलिड ही नहीं है अकॉर्डिंग टू धर्म। लड़की हम्म। अगर दूसरी जगह शादी कर लेगी दैट इज अधर्म। और कभी कभी बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लड़की के साथ भी गलत होता है कि उसका अच्छा घर में शादी नहीं हो सका उसको, तो फिर वो सेकंड चांस ले सकती है अपने लाइफ में कि हाँ शादी हम दूसरा कर लें, लॉ ये कर लें, अलाउ तो वो करता है कितना मैम, सही होगा? इंडियन कानून के हिसाब से अलाउड है कि आप डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर सकती हैं, लेकिन एज पर हम्म। धर्मा वो शादी वैलिड नहीं है, इट इज अधर्म। अब आपके ऊपर है, आप और जो फॉलो करना चाहें। नहीं, बहुत बार ऐसे होते हैं ना सच की सुरक्षा के तौर पे भी कर लेते हैं कि एक लड़की कितना दिन अकेले करेगी, समाज ये वो सोसाइटी सबको मैम देखिए, लेके मैंने आपको लास्ट में जो फिर जो डिसीजन लेना जो पड़ता है। शास्त्रों में जो चीज लिखी हुई है वो मैंने आपको बता दी। अब आपको जो फॉलो करना है यू कैन डू इट। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि सुरक्षा के लिए या जो भी है, ये चीज लिखी हुई है, इसको आप जैसे फॉलो करना चाहें आप कर सकते तो हम लोग शास्त्र को लेके उस चीज को मना करना पड़ेगा कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं। हैं। आपके ऊपर है मैम, आप क्या सजेशन देती हैं। ओके। ये दुविधा वाला सिचुएशन हो जाता है कभी कभी, जब सामने वाला का परिस्थिति देखें या शास्त्र देखें। देखिए आपके विवेक के ऊपर है। जी सर। सुनीता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर अभी तक हम मंगल की बात कर रहे हैं शादी के लिए, लेकिन अगर 7th हाउस में सन हो, सूर्य हो, तो भी सर प्रॉब्लम आती है मैरिज में? इससे तो बहुत सारे योग बनते हैं मैम, सबका। सूर्य हो, बुध हो, बहुत सारी चीजें हैं, राहु हो और ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। सर जो अभी अभी कोर्स करवाएंगे इसमें सूर्य का भी बताएंगे? सूर्य का नवांश में योग देखेंगे। जनरली होता क्या है, सूर्य 7th हाउस में आ जाता है तो मैरिज में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम वो आती है। सर मैरिज नवा लाइफ में प्रॉब्लम हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो चीज जो एक एक मैरिज का जो एक रस होता है ना, वो व्यक्ति इंजॉय प्रॉपरली नहीं कर पाता है। सर अगर लगन में से देखते हैं तो 7वें घर में सूर्य है, और नवांश से देखते हैं नहीं तो मैम, 7वें घर में वीनस है। ऐसे नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपरली समझना पड़ेगा। ऐसे तो हजारों योग है, किन किन योगों का जवाब देंगे, तो सर ज्यादातर तो सिस्टमैटिक तरीके से समझिए, आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सर इसके अंदर आप सिखाएंगे ये वाली बात ना? ये नवांश में होगा मैम, मैच मेकिंग में नहीं है ये। अच्छा। सर ज्यादातर मैंने यही सुना है कि 7वें घर में अगर मंगल हो, सूर्य हो, तो शादी नहीं टिकती, नहीं बनती, सुनी मतलब सुनाई ऐसे बातों बोलते पर क्या कर सकते हैं ना। हैं। अच्छा सर दूसरा सुना तो क्वेश्चन अभी मेरा। मैंने परसों ये था कि इसराइल और वहां पे युद्ध समाप्त हो रहा है, लेकिन गलत न्यूज निकली। सोशल मीडिया में प्रॉब्लम यही है ना कि सुनने के लिए बहुत कुछ है लेकिन ऑथेंटिक कुछ नहीं है। ठीक है सर, फिर नवांश में देखते हैं सर, वो वाला कोर्स भी सर, उसके लिए फिर बेसिक एस्ट्रोलॉजी तो चाहिए रहेगा समझना। हाँ बिल्कुल, नवांश हम्म। के लिए तो चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। प्रीति जी। राधे राधे सर। राधे सर राधे। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जैसे अभी ये दोष की बात कर रहे थे, नाड़ी दोष, भुकुट दोष, तो
नेम मिलान में भी जो सजेस्ट लेटर दिया गया है सर, उसमें भी, तो क्या इनका आपस में कुछ संबंध है क्या सर? नेम मिलान ये क्या होता है? सर ये जो मतलब हमने नागेश सर से वो जो लिया है ना सॉफ्टवेयर, तो उसमें सजेस्टेड लेटर आते हैं, तो उसमें आ रहा है भुकुट दोष, नाड़ी दोष, मतलब जो नाम है, तो क्या ये वो दोष और ये वाले दोष कुछ सिमिलरिटी है? पता नहीं मैम, यहाँ अच्छा, तो चंद्रमा से निकलता है, जो भी है, नेम से कुछ भी नहीं निकलता। ठीक है सर। मैं वो एक्चुअली नाम सेम थे ना, नाड़ी दोष, भुकुट दोष, तो इसलिए अभी आपने बोला तो मैंने सोचा कि शायद क्या पता कुछ सिमिलैरिटी हो तो पूछ लूं सर से। हम्म, नाम के बेसिस पे कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? प्रीति है। मान लीजिए आपकी आपकी बुआ आपको कुछ और बुलाती है। हाँ, जी, आपकी बुआ आपको क्या नाम, कोई नाम, आपका घर का कोई नाम है? भैयू भैयू। आपको भैयू बुलाती हैं, तो भैयू से देखेंगे, प्रीति से देखेंगे? प्रीति से। क्यों? नेम का कॉन्सेप्ट जैसा पता है कि आप। आपको क्या है? जो नाम ज्यादा बुलाया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मैच होती है। हाँ सर। ज्यादा कौन सा नाम बुलाया जाता है? सर जैसे घर वाले तो बस भैयू लेते, लेकिन डॉक्यूमेंट में सब जगह प्रीति प्रीति है तो। डॉक्यूमेंट में होने से फर्क नहीं पड़ता ना। मैं आपका नाम बोल रहा हूँ, प्रीति प्रीति प्रीति, तो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उससे फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है। जी सर, वो बोलते हुए नाम से, तो निकनेम कौन सा से, नाम ले? निकनेम वाला। और मान लो आप मैरिड हैं, हाँ जी। आपके हस्बैंड क्या बुलाते हैं आपको? प्रीति। प्रीति बुलाते हैं। अगर हस्बैंड आपको जी। कुछ और बुलाते होते तो 3 नाम हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, या जब आप पैदा हुए थे तब चंद्रमा जिस जगह पे था वो चंद्रमा डिसाइड करेगा कि आपकी सारी चीजें किस तरीके से। अब जी सर, जब वो चंद्रमा वाली जो पोजीशन नक्षत्र है उस नाम से निकलता है, चंद्रमा से निकलता है? नाम से, चंद्रमा नाम से से ही निकलता है, निकलते हैं सर वो। चंद्रमा चंद्रमा से ही से। वो जो। पक्का? आपका सर जन्म जैसा नक्षत्र कि क्या है? मेरा श्लेषा है शायद सर। तो श्लेषा कंफर्मेशन नहीं। नाम से निकाला गया या चंद्रमा से निकाला गया? सॉरी, इतना नॉलेज नहीं है मुझे। चंद्रमा जिस राशि में, जिस नक्षत्र में बैठा होता है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, तो वो जी नक्षत्र माना जाता है ना। जी 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 सर, जी। तो फिर जी। नाम कहाँ से आ गया बीच में? ओके सर, समझिए ओके। अभी। जी सर, थैंक यू सो मच। सुनीता जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। वो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि डाइवोर्स जैसी कोई चीज है नहीं हमारे शास्त्रों में, तो फिर फीमेल के लिए सेकंड मैरिज वाली बात नहीं होती है, तो क्या ये मेल के लिए भी बैठता है, या ये मतलब फीमेल के लिए ही सेकंड मैरिज नहीं हो सकती है, मेल के लिए हो सकती है, ऐसा कुछ है क्या? मेल ने अगर एक पत्नी व्रत लिया हुआ है तो वो भी नहीं कर सकता। बेसिकली जब फेरे होते हैं तो वहां पे एक कमिटमेंट कराया जाता है कि आप एक ही बार विवाह करें और इसी पत्नी से आपका विवाह हो। तो वो कमिटमेंट वहां पे हुआ हुआ है तो वो भी नहीं कर सकता। पहले ये हुआ करता था कि वो एक पत्नी व्रत नहीं लेते थे मेल्स, क्योंकि जब राजाओं का जमाना रहता था तब उनका एक मोटिव ये भी रहता था कि हम हर राज्य से संधि कर लें। संधि के लिए सबसे बढ़िया ये रहता था कि वहां पे विवाह कर लें, जिससे हमारे राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहें और सारा हमारा एक फ्रेंडली पूरा किंगडम बन जाए। अलग अलग जो राज्य हैं उनसे हमारी दोस्ती हो जाए। तो उसके लिए मैरिज से ज्यादा अच्छा कोई ऑप्शन नहीं रहता था, इसलिए वो एक पत्नी व्रत वहां पे नहीं लेते थे। तो वो लोग जो हैं वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे। पुराने जितने भी आप देखेंगे राजा महाराजा, वो सब एक से ज्यादा विवाह करते हैं। उसका उसका रीजन यही था। लेकिन बहुत सारे मेल्स ऐसे थे जो एक पत्नी व्रत रहते थे, तो वो फिर इस लाइफ में दोबारा विवाह नहीं कर सकते, वो एक ही व्यक्ति से विवाह कर सकते। अगर किसी ने वो व्रत नहीं लिया है, एक पत्नी व्रत, तो यस वो विवाह कर सकता है एक से ज्यादा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हर वाइफ के लिए इक्वल रहेगी। मतलब अगर एक वाइफ को महल बनवा के दिया तो दूसरी को भी महल बनवा के देना पड़ेगा, तीसरी को भी महल बनवा के देना पड़ेगा। उन तीनों के साथ जो
बिहेवियर है वो भी एक जैसा रहना चाहिए। समझ रही हैं आप? तो ये है। पर अभी के सप्तपदी में वो एक पत्नी व्रत दिलवाया जाता है, तो मेल भी दूसरा विवाह नहीं कर सकता क्योंकि उसने वो व्रत लिया हुआ है। ज्योति जी। हेलो, राधे राधे सर। जी राधे। सर, दो क्वेरीज थी मेरी। एक तो अगर सेवेंथ हाउस में ग्रहण लग जाए तो उसके उपाय हो जाते हैं? मैम देखिए, बस इंडिविजुअल यही योग अभी सर, आप लोग नहीं मत मैं। पूछिए, हाँ बिकॉज जी। इंडिविजुअल योगास के ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा विदाउट सीइंग दी हॉरोस्कोप। जनरल अगर कोई मतलब डाउट है कोई देन भी यू कैन उपाय? आस्क। नहीं, कोई भी नहीं उपाय है नहीं, जैसे। आप अच्छा, जब ये योग पढ़ाई जाएंगे तब आप पूछिए। ठीक है किसी सर। भी और अगर इंडिविजुअल जैसे, हॉरोस्कोप के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, और मेरी ना कजन दीदी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने अब शादी कर ली है, तो उस केस में कैसा रहता है? एक्सपायर हो गए हैं तो फिर बात अलग है। अच्छा, अगर वो व्यक्ति जीवित ही नहीं है तो आपका विवाह वहां खत्म हो गया, ओके, आप ठीक है, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है। रिया जी। सर, आई हैड अ वेरी जनरल क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हॉरोस्कोप में जैसे फ्री विल और प्री डेस्टाइन्ड मैरिज का आपने योग बताया, तो उस इसमें अगर फ्री विल है और कोई भी ऐसे योगास कुंडली में बन नहीं रहे जहाँ एक पर्सन का मैरिज नहीं हो पा रहा है, बट एज एन इंडिविजुअल इफ ही और शी टेक्स द चॉइस नॉट टू गेट मैरिड, तो क्या ये भी कोई मतलब अधर्मिक कोई चीज वो इंसान कर रहा है अगर वो खुद से नॉट टू डिसाइड कर गेट रहा है? मैरिड इज ऑल्सो अ योगा। नो ओके, मैरिज का योग होता है। इट्स नॉट अ इंडिविजुअल चॉइस। नो, नथिंग इज एन इंडिविजुअल चॉइस। इवन जहां पे फ्री विल दिया हुआ है, दैट इज हम्म। ऑल्सो नॉट कंप्लीटली एन इंडिविजुअल चॉइस। बस ये है कि फिक्स्ड कर्मा कम है एंड फ्री विल ज्यादा। सो यू कैन एक्सरसाइज मोर फ्री विल इन मैटर्स रिलेटिंग टू दैट हाउस। ओके, ओके, सो दैट, ऑल राइट सर, थैंक यू। 9B राखी। सॉरी, आपने हैंड डाउन कर दिया। संजय जी। हेलो हेलो। सर, एक्चुअली मैंने मेरा कुंडली मिला है था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि वो जो वैदिक था, जो एस्ट्रोलॉजर था, वो बोले कि हम मिल रहे हैं, लेकिन मैं किसी और से मिला तो हम नहीं मिले। तो हमको कैसे पता चला कौन ठीक मिले कौन झूठ बोले मिले? तो अभी आप जब समझेंगे इस पूरा प्रोसेस तो आप खुद समझ जाएंगे किसने सही मिला है, किसने गलत मिला है, या दोनों ने ही गलत मिला है। तो क्या करना चाहिए मुझे? और आपसे कैसे हम मिला सकते हैं? कोई प्रोसेस है क्या? तब तो शादी हो गई है ना आपकी, अब क्या करें नहीं, मिलके? नहीं हुआ, नहीं, बात चल नहीं रही है, हुआ है तो बात। फिर आप कांटेक्ट करिएगा, देखते हैं। कैसे कांटेक्ट करें सर? सर से नंबर ले लेना मेरा। ठीक है, थैंक यू। हीना जी। हेलो सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर एक्चुअली मैं ये सुन रही थी ना, तो भाई पहले बता दिया होता तो अभी एक ही डॉटर है, 25 साल की। अभी तो ढूंढने शुरू किया तभी मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि किसी ने ऐसे बोला कि 7th हाउस में मंगल है तो रिश्ता टूट जाएगा। तो मैं डर गई, डॉटर भी डर गई। तो बोले शादी का एंगेजमेंट भी टूटे तो मैं नहीं करना। तो नॉलेज नहीं था। और मुझे तभी नागेश सर की बहुत याद आई थी। कौन लोग बोलते हैं ये ऐसे फालतू की सर अभी चीज? मुझे सेवेंथ नॉलेज हाउस, नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। सेवेंथ हाउस में मंगल है तो मैरिज टूट जाएगा? हाँ सर, डॉक्टर भी, मैं ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में थी। जैसे तैसे का मैं मतलब रिश्ता ढूंढती हूँ, तो मैं ऑलरेडी, मेरे को बहुत मेंटली टॉर्चर था। काफी सारे प्रॉब्लम्स थे मुझे, तो मैंने बोला अभी उनसे मैं डॉक्टर पूछना, का वो रिश्ता बोलना ढूंढूं। भगवान श्री राम की कुंडली में भी सप्तम मंगल है, उनकी मैरिज रिश्ता टूट गई ढूंढा थी। और जैसे तैसे मेंटली तैयार होकर ढूंढा, और ये बताया ना तो मैं डर गई एक्चुअली बहुत, क्योंकि ऐसा फैमिली नहीं है, बैकग्राउंड मेरा सिंपल है। ऐसा नहीं है। सेवेंथ हाउस में मार्स होने से रिश्ता नहीं टूटता। और पहली बात तो ये कि ये D1 से देखा ही नहीं जाता है कि रिश्ता टूटेगा या नहीं टूटेगा मैरिज में। ये D9 से देखा जाता है, अच्छा, नवांश से देखा जाता है। तो 7th हाउस में मंगल है तो ऐसा 100% श्योर नहीं होते नहीं टूटने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है।
ऐसा और बिल्कुल लड़का नहीं जो है। है मतलब मुझे एक रिश्ता आया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसको शनि है तो चलेगा। इसका पहले मतलब समझाइए कि शनि होने का मतलब क्या होता है। सर वो तो आपको नॉलेज है ना। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना इसका क्या मतलब है सर शनि है। ऐसे बोलते हैं ना कि लड़की को मंगल है फिर उसको शनि हो तो चलेगा, कंपेटिबिलिटी शनि, अच्छी है। शनि है का क्या मतलब है? लड़का ही शनि है क्या? मतलब जैसे लड़की को मंगल है तो लड़कों लड़की, कुंडली। लड़की को मंगल है, इसका मतलब क्या है? सर वो इसमें कुंडली में बताते हैं ना। ऐसा लिखा हुआ था लड़की को मंगल है? 7th हाउस में मंगल है ऐसे बताया था तो सर, ऐसा डरा बोली ना, था। 7th हाउस में मंगल है। हाँ। हाँ फिर? फिर बोले कि मैंने बोला टूटने के कितने चांसेस है, तो बोले लगभग टूट जाता है, या तो एंगेजमेंट टूटेगी या तो फिर लड़का ऐसा लेना जैसे कुंडली मैच हो, तो तो लड़के भगवान को श्री शनि राम, हो तो भगवान चलेगा। श्री राम की मैरिज टूटी या एंगेजमेंट टूटी क्या? नहीं सर। अभी 7th हाउस में मंगल है। हाँ सर, फिर मैं 2-3 महीने ऐसे मैंने काफी सारा स्ट्रेस था, तो मैंने सोचा कुछ तो होगा नक्षत्र मुझे ब्लेसिंग्स का कम कब काम आएगी, ऐसे नहीं, सोच के मैं। आप सबसे पहले तो D1 से ये देख रहे हो कि मैरिज टूटेगी या नहीं टूटेगी। सर ये अभी अपने आप में नॉलेज सबसे नहीं। पहले गलती हो गई। हाँ सर, अभी नॉलेज नहीं तो क्या करें, हमें जैसे बता तो थोड़ा। अब आ जाएगी ना नॉलेज आपको। हाँ सर। आप बस तो इस नॉलेज का यूज करिए। सर अभी थोड़ा ये डॉक्टर का मुझे कंपेटेबिलिटी करानी है, तो मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। आपको टाइम बहुत ज्यादा देना होगा। आप इस चीज को समझिए, जो प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा उस जी सर। प्रोसेस के लिए 2 साल कम से कम आपको रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे, तब आपको प्रॉपर मैचिंग मिलेगी। सर अभी एक लड़के का मुझे अच्छा लग रहा है, वो लड़का भी मुझे अच्छा लग रहा है तो। आपको अच्छा लग रहा है, जब मैं देखूंगा तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। तो मैं हाँ सर, आपको ये इसलिए सजेस्ट तो करूंगा, आपसे आप कर कम से रही कम हूँ। 15-20 और आप 15-20 रिश्ते लेकर आइए। एक से कुछ नहीं होगा, मैं मना कर दूंगा, क्या करोगे? तो और सर सेकेंडली, मैं हमेशा भगवान से कंसल्टेशन मुझे के पहले पसंद प्रश्न है। प्रश्न कास्ट करता हूँ, जिसमें मैं ये देखता हूँ कि क्या अभी इस समय डिवाइन ये चाहता है कि मैं आपका हॉरोस्कोप या कुछ करूं या नहीं करूं। हम्म। तो 3-3 4-4 महीने तक तो लोगों के नंबर ही नहीं आते। अगर यहाँ पे कोई है तो आप पूछ सकते हैं, 6-6 महीने से लोग वेट कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मैं हॉरोस्कोप खोलता हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है कि मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, उस समय प्रश्न ये बता रहा है कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सर तो जब काफी तक टाइम के भगवान बाद नहीं चाहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको समय बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। वो तो है सर, पर फिलहाल जैसे दूसरी बायोडेटा की जगह पे मुझे ये बाय चांस मुझे ये बहुत दिल से अच्छा लगा, तो क्यों, मेरा क्यों फोकस अच्छा इस पे लगा? आप बताइए, नहीं रीजन बताइए होती है मुझे। तो मैं फिर माइंड से निकाल दूंगी और क्या, पर मेरे आप को आपको ध्यान। आपको वो रिश्ता क्यों अच्छा लगा? लड़के से मैं मिली थी इस्कॉन मंदिर में, उसका बायोडेटा देखा, बैकग्राउंड देखा, लड़का भी मुझे मतलब डाउन टू अर्थ ऐसे जो हम ऊपर से देखते हैं तो मुझे सही लगा था। और ऊपर से मैंने उसकी कुंडली मैच कराई नॉर्मल ऐसे पंडे से, तो उन्हें हाँ बोला, हम्म। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा उससे बात कर। जैसे मतलब आप मुझे। मिले और आपने नॉर्मली मैच करा लिया और उससे आपका ओपिनियन बन गया। सर कैसे करेंगे अभी अरेंज मैरिज में तो ऐसे ही होता है, क्या करें बताओ। मैं इसलिए मैं बहुत डर रही थी, मुझे बायोडेटा आ रहे थे ना, तो मुझे लगा बायोडेटा देखे ऐसे मैं लड़की कैसे दे दूं, बट ठीक है ऐसी अर्निंग है, अच्छा लड़का है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सर। ये तो मैंने थोड़ा बात किया तो थोड़ा भी मुझे चांस मिला बात करने का, तो मुझे समझ में आया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, रिश्तों में इमोशनली टॉर्चर, तो मुझे लड़की देने में डर लग रहा था। ये हम्म। सुन के और डर गई थी मैं 7th हाउस का। उस उस बायोडेटा को भी आप रखिए अपने पास, हाँ लेकिन सर। एटलीस्ट थोड़ा सा और प्रयास करिए। देखिए 6-7 रिश्ते अगर आपके पास होंगे तब हम्म। जाके हम कोई बेटर उसमें से एक चूज कर सकते हैं ना। हम्म। एक रिश्ता अगर आप लेकर मेरे पास आओगे तो मैं, हम्म। अगर अच्छा है तो ठीक है, मैं नहीं तो मैं मना मैं कर दूंगा, फिर आप क्या लेके करोगे? बैठी थी सर, मैं लेके बैठी थी, लेकिन मैंने लेट ज्वाइन किया तो आपने बोला पर्सनली नहीं ले रहे, इसलिए मैंने वो आगे बात नहीं आप करी। आप वो समझिए ना, आप एक हॉरोस्कोप मेरे पास लेके आ रहे हो सही है और उस हाँ। एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपको वो लड़का पसंद है, तो हाँ। आपका एक माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है। समझ रहे हो हाँ आप? पर सर कुंडली मेरे लिए जरूरी है, और जैसे आपको नॉलेज है उससे ही मैच कराना पसंद करूंगी मैं। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप देखिए, जी आपके सर। पास एक हॉरोस्कोप है तो आपका माइंड उस हॉरोस्कोप पे फिक्स है हाँ। और आपको पसंद भी है वो। तो हाँ। आपका ऑलरेडी एक बायस बना हुआ है कि हाँ ये लड़का अच्छा है। हाँ। ये क्या है, ये प्रश्न को डिस्टर्ब कर देगा। जब मैं प्रश्न कास्ट करूंगा वहां पे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा और मैं वो हॉरोस्कोप देख ही नहीं पाऊँ। क्यों? क्योंकि हम्म। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है।
आपके पास जब तक 7 से 8 हॉरोस्कोप नहीं होंगे ना, आप न्यूट्रल नहीं होगे, और जब तक आप न्यूट्रल नहीं होगे तब तक मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं प्रॉपरली मैच कर पाऊँ। हाँ सर, कि थोड़ा आपकी एनर्जी मेंटली कॉन्स्टेंटली उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। सर बेटा नहीं तो उससे मुझे मतलब बेटे जैसा लग रहा है, मुझे थोड़ा इस तरफ माइंड चला गया है मेरा पर्सनली। ऐसा मतलब थोड़ा वो होता है ना। देखिए, अब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर बहुत स्ट्रांग हाँ इंट्यूशन है आपको तो आप कर लीजिए। नहीं सर, पहले कुंडली मैच कराना जरूरी है, अगर नहीं है कुंडली तो मैं मैच अगर पीछे। आपको करानी है देन एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा 5 से 6 रिश्ते और देखिए पहले, और ठीक है सर, उनको ठीक है। दीजिए। अगर ऐसा तैयार होके फिर मैं कांटेक्ट करूँ नागेश सर किसी से। भी एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति को लेकर आप मैचिंग नहीं करा सकते, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है क्योंकि सर। आपकी आपने चूज किया है ना, तो आप ऑलरेडी उसको पसंद कर चुके हो, ये बात मान लीजिए। तो और आपकी इनसाइड एनर्जी वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। आप हाँ न्यूट्रल होके आओ, ये 6 हैं, 6 में से जो भी बेटर है आप बताओ। उसमें आपका अटैचमेंट किसी भी रिश्ते से आप नहीं होना चाहिए, आपके लिए सब एक जैसे होने चाहिए। सर, इसके साथ हो गया है मेरा। अब तो वो आप देख लीजिए, मैं नहीं आपको नहीं सर, यही फिर मैं बता थोड़ा सकता हूँ। अच्छे करके फिर करूंगी, क्योंकि कुंडली मैच करना जरूरी है, मैं समझती हूँ। ठीक है सर, ललित जी। सर जी, जय श्री कृष्ण। सर नॉर्मल मैच मेकिंग में जो नाम का फर्स्ट लेटर होता है उससे नॉर्मल मैच मेकिंग करता है। ये और फालतू की बात है, नाम के फर्स्ट लेटर से कैसे हो जाएगा जब पूरी चीज चंद्रमा से चल रही है। अगर सर नाम आपका चंद्रमा के बेसिस पे रखा गया है तब वो चीज पॉसिबल है। जी सर, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि वो चंद्रमा के बेस पे है या नहीं है, लेकिन निर्णय सागर पंचांग जो काफी प्रचलित है। सर, निर्णय सागर पंचांग आपको लेटर फर्स्ट तब बताएगा जब आपने अपना नाम चंद्रमा के नक्षत्र के बेसिस पे रखा हुआ है, अगर चंद्रमा के नाम से तो सही है सर। तो सही है। ओके। जैसे स जो अक्षर है, ये आता जी, है कौन सी राशि में? कुंभ कुंभ राशि में, राशि में। है ना? तो अगर आपकी जी राशि कुंभ है और आपका नाम स से चालू हो रहा है तो वो मैचिंग की जा सकती है। लेकिन अगर जी आपकी राशि कुंभ है और आपका नाम व से चालू हो रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, नाम के जी पहले अक्षर में। सर। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे नाम के अल्फाबेट में मान लो आ रहा है अक्षर, जो स्वर आ रहा है वो ए आ रहा है, जैसे से हम्म। चाहे कोई भी है, लेकिन हमने उसको स्वर चेंज करके उसमें आ पे रख दिया, फोर से पे नाम आ रहा है लेकिन हमने उसको सा कर दिया, तो उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? कब किया है उससे फर्क पड़ेगा, कितने साल के बाद, उससे फर्क पड़ेगा। सर दूसरी चीज, जैसे कई बार नाम पे निकालते हैं तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिसके नाम होते ही नहीं। क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए, मैं थोड़ा सा आपकी वॉइस कट हो रही है। जी सर, मैं ये कह रहा था कुछ अक्षर ऐसे होते हैं अल्फाबेट में कि उनपे नाम होते ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टे, टे फॉर टमाटर। हम्म। तो उन केस में हम कैसे यानी कि तो उस नाम राशि में अलग रखें? अलग, एक राशि में बहुत सारे साउंड आते हैं, जी एक ही साउंड नहीं रहता, बहुत सारे साउंड रहते हैं। ट जी, से नौ कोई ह्यूमन अल्फाबेट नाम रहते हैं। नहीं होता, लेकिन ट से आप ही ने बोला टमाटर, टमाटर भी जी एक नाम है जो कि उस राशि से गवर्न होगा, उस राशि की एनर्जी से। कोई जी ह्यूमन नाम पर होने की संभावना कम है, ये मान सकते हैं। जी अब जैसे किसी कुत्ते का नाम रख दिया टॉमी, तो वो तो आ गया ना जी ट पे। और वैसे टॉमी नाम विदेशों में इंसानों का भी होता है, टॉम, नहीं टॉमी, सर, है ना? ह्यूमन ह्यूमन के लिए। ह्यूमन ही है ना भाई, विदेश में जो लोग रह रहे हैं वो भी तो ह्यूमन है। तो आपने नहीं सुना, टॉम टॉम क्रूज बहुत बढ़िया हॉलीवुड एक्टर है वो, टॉम जी क्रूज, नाम नहीं सुना आपने? लेकिन सर जैसे जो नक्षत्र, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, अगर वो चारों चरण में उसका नाम नहीं बैठ रहा है तो फिर तो नक्षत्र चेंज हो गया, फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा क्या उस पे? एक तो जिसमें नक्षत्र चंद्रमा बैठ चंद्रमा रहा है। का तो इफेक्ट रहेगा, नाम का इफेक्ट नहीं रहता है कभी भी, इफेक्ट चंद्रमा का ही रहेगा। ओके। ठीक है। जी थैंक यू। विशेष जी। जी हेलो सर। जी हेलो जी हेलो। सर, मैं थोड़ा डिस्कशन सुन रही थी, तो मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बट एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे किसी ने पूछा था कि अगर डिवोर्स हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो गया था उनके बेटे का, तो आप बोल रहे थे कि अभी अभी कार्मिक डेट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, वो चल रहा है, सेपरेट हो गए हैं लेकिन वो चल रहा है।
तो हम्म जैसे हम लेमैन की लैंग्वेज में ये है कि ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि डिवोर्स हो गया है तो वो खत्म हो गया, वो कर्म कट गए हैं, मतलब उनके साथ जो रिलेशन था वो खत्म हो गया। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये चल रहा है अभी भी। तो ये आ- सर कई आपने जन्मों तक चलता रहता है। आपने शादी जब करी थी पेपर पे करी थी? पेपर नहीं, जो शादी होती है वो तो फेरों से ही होती है ना। तो शादी जो खत्म अपने, पेपर से हो जाएगी, पेपर पे साइन करने से। हाँ दैट आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फिर कब खत्म होता है, लाइक मैं तो ये उनको क्या वही चीज हर। समझा रहा था कि ये खत्म इस लाइफ में तब होगा जब आप हम्म, उसको निभा लो। भाई अच्छा। आपका डिवोर्स हो गया, जो भी हो गया, बट आपको ये चीज समझनी होगी दैट वो व्यक्ति स्टिल मेरा हस्बैंड या वाइफ है, एंड आई हैव अ रिलेशन विद दैट पर्सन। जब तक मैं उस रिलेशन को पूरा निभाऊंगा नहीं, तब तक वो कर्म कटेगा नहीं। तो और सर या पूरा तो निभाने का क्या। आपकी या मतलब दोनों में से, दोनों हस्बैंड या वाइफ में से किसी की मृत्यु हो जाए तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उस समय भी वो तब खत्म होगा जब आपने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है। तो मीन्स इस जन्म के साथ जब हमारा ये जन्म खत्म होएगा ये तभी खत्म होएगा, आपका अगर कहने का आपने मतलब अपनी ये है। ड्यूटीज निभाई है पूरी, अदरवाइज वो तो अगले जन्म में वापस आ अगले जाएगा। जन्म में भी चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ओके, तो एंड करते हैं यहाँ पे सेशन को, एंड हम मंडे से चालू करेंगे। ओके, हाँ जी, लास्ट अगर आउट है तो आप। हाँ जी। चलिए, लोग मोस्टली सबके क्वेश्चन आंसर हो ही गए हैं हमारे। जी जी। तो इस तरह से देखिए, आप आइए सीखिए। कितने सारे मैं सुन रहा था, अभी मैं पूरी क्लास में बैठा हुआ था लेकिन कुछ काम भी कर रहा था, इसलिए मेरा कैमरा ऑफ था। तो सोचिए आप, मतलब किसी को भी कुछ नहीं पता, मतलब आप सर सुना है, सर कह रहे हैं, सर उसने पंडित ने ये बता दिया, मतलब पता नहीं क्या यार, तुम किस किस दुनिया में जी रहे हो। इतने अच्छे अच्छे शास्त्रों में इतने अच्छे अच्छे मतलब चीजें दी गई हैं, उसको आप फॉलो नहीं करते। लोग कह रहे हैं उसने ऐसा बताया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, शास्त्र को शास्त्र की तरह पढ़ना पड़ेगा। तो आइए सीखिए। अब यही बोल सकते हैं हम तो, साक्षात कृष्णा, तो कृष्णा जी तो आएंगे नहीं ये कहने के लिए भाई अब तो पढ़ लो। अब तो आपको ऑथेंटिक टीचर है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म दे दिया है, यहाँ से लर्निंग लो। और हम आपके लिए इतने सारे अच्छे अच्छे कोर्स लेकर आते हैं, ऑथेंटिक कोर्स लाते हैं, शास्त्रों विधि से कोर्स को पढ़ाते हैं आपको। ठीक है जी। तो और बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा मेरा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टैरो क्लास कल से स्टार्ट होगी, मतलब कल से हमारी फ्री क्लास करेंगे, उसके बाद टैरो क्लास भी मंडे से स्टार्ट होगी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। ठीक है, चलिए तो फिर कल आपके पेमेंट डिटेल आप सभी को मिल जाएंगी इंडिविजुअली। अगर आपने कोई ये वाला कोर्स करना है तो आपको कल जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे बीच में कोई ऐसा तो नहीं जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, प्लीज़ वो हैंड रेज करें जो अभी कहीं भी किसी ग्रुप में नहीं है हमारे साथ। ओके, अगर ऐसा कोई है, अच्छा प्रणय जी हैं ऐसे, तो ठीक है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा प्रणय जी, मैं आपको किसी ना किसी ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर कोर्स के आपको अपडेट्स मिल सके। ठीक है, और मेरा नंबर निकालना कोई मुश्किल नहीं है, गूगल पर आप डॉक्टर नागेश तनवर लिखेंगे, मेरा नंबर अब आपको फ्लैश कर जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, फिर मिलते हैं। और जो इधर उधर के प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उनसे बच के रहिए। आज मेरे का खुद फोन आया मेरे पास। सक्षम, आप मजे की बात बताता हूँ, एक कोई नई कंपनी शुरू हो रही है, उसका मुझे उसने देखा होगा, मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे फ़ोन कर दिया, कह रहा सर आप आपको ये सब चीज़ें आपको आती भी हैं क्या। उसने ऐसे ही देख लिया होगा। मैंने कहा हाँ भाई, थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। कह रहा पढ़ा लोगे। मैंने कहा भाई मुझे नॉलेज तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। तो बोला जी सर कोशिश क्या करने, पढ़ा लो आप हमारे प्लेटफॉर्म। मैं कहा अगर मुझे नहीं आता ढंग से, तो कह रहा सर कौन पढ़ता है ढंग से आजकल, है ना, कोई सीरियस नहीं पढ़ता, आप सिर्फ बोलना थोड़ा सा आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप पढ़ाओ हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो ये तो चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में, सोचिए। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से, ऐसी कंपनी से बच के रहना है, जो कि खुद कह रही हैं कि कोई पढ़ने नहीं आता, सिर्फ लोग ऐसे इंजॉय करने आते हैं, थोड़ा बहुत सिखाना है बस आपने, ज़्यादा सिखाना भी नहीं होता। ठीक है, तो ये तो सोच है उनकी जो हायर कर रहे हैं कंपनीज कंसल्टेंट को।
सोचिए। तो जो कंपनीज प्लेटफॉर्म लेकर आ रही हैं उन प्लेटफॉर्म से बच के रहना है। वहां पर 99% चीजें फ्रॉड चल रही हैं, क्योंकि कंपनी का सिर्फ एक ही मोटिव है, मनी मेकिंग, पैसा कमाना। और ऑकल्ट साइंस में अगर सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे ना, तो जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं आप, वो विद्या किसी काम नहीं आएगी, 101% काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना है जो 99, 299, 190 में आपको ट्रैप करते हैं और फिर आपको 25-25, 50,000 रुपए के कोर्स बेच जाते हैं। और फिर बेचने के बाद आपको पता लगता है मैं कहाँ फंस गया, जब लुट पिट के फिर हमारे पास आते हो कि सर 50,000 रुपये भी खर्च कर दिए लेकिन आया कुछ नहीं। आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर इंटेंशन क्या है। ऑकल्ट के अंदर इंटेंशन बहुत काम करती है, ध्यान रखना है जिंदगी भर। जब आप कंसल्टेंसी देते हैं तब भी ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ कंसल्टेंसी सिर्फ पैसा पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कंसल्टेंसी दे रहे हैं ना, तो आप जितनी मर्जी विद्या आपको अच्छी आती है, आप जीवन में किसी का भला नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं कम नॉलेज के साथ अगर भाव आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप जो भी बताएंगे सामने वाले को लगेगा। इसी तरह से नॉलेज कम है ज्यादा है डजंट मैटर, लेकिन अगर आपने अच्छे भाव से पढ़ाया है, सिर्फ ये सोच के पढ़ाया कि यार मुझे पढ़ाना है, इनको शास्त्र सिखाना है, उसके बाद 2 पैसे मुझे ईमानदारी से मिले, तो डेफिनेटली वो नॉलेज आपको तक ट्रांसफर होगी। और अगर मेरी इंटेंशन सिर्फ ये है ना कि मैं सिर्फ, मुझे क्या मतलब आना है, मुझे तो पैसा कमाना है, तो जो भी मैं आपको सिखाऊंगा ना वो विद्या आपके किसी काम नहीं आने। 100% लिख के रख लो। ठीक है, ऑकल साइंस है भाई, इसको कमर्शियल इतना भी ना बनाओ कि विद्या का वजूद ही खत्म हो जाए। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि वे ट्रैप करते हैं आपको। ठीक है, ये मैंने एज एक्सपेरिमेंट किया खुद पे। मेरे को ऐसी कॉल आया हुआ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मैं आमतौर पर सुनता नहीं हूँ लेकिन मैंने सुन लिया, फिर भी साइड रोक के कह रहा सर ऐसे ऐसे है, ये है वो है, नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, आपको इतना देंगे, आपकी मार्केटिंग करेंगे, ये है वो है। तो मैंने कहा मुझे कुछ आता ही नहीं है। अब सरिता जी कह रही सर मैं ट्रैप हो गई थी। ऐसे तो बड़े सारे स्टूडेंट हैं जो ट्रैप होकर हमारे पास पैसे बर्बाद करते आते हैं, फिर कहते हैं सर हम तो पैसे खत्म हो गए, अब हमारे लिए कुछ करो। ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म से बचना है आप। चलिए फिर जय श्री कृष्णा, मिलते हैं कोर्स में। कल आपके पास पेमेंट डिटेल पहुंच जाएगी और जिसने भी कोर्स करना है आप एनरोल करा लीजिएगा। परसों ग्रुप बनेगा, सर एक आपको ऐड किसी कर का लिया। मैसेज आया है कि अगर हमें सर्टिफिकेशन में एनरोल होना है तो क्या फर्स्ट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बिल्कुल Yesterday डेफिनेटली। मुझे अभी हमारा बताया एक ही already कोर्स हुआ है, जो ऑलरेडी हमारा जो 10 कोर्स का कॉम्बो है उसमें एक कोर्स किया है हमने, वो अभी आप अपने रिकॉर्डिंग मिल कंफर्ट जोन में जाएगी। पढ़ लेना। उसके जो भी डाउट्स रहेंगे सक्षम से नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी एनी टाइम। ठीक है, और हमारे मैरिज का पूरा कोर्स करने के लिए भी सिर्फ आपको आपकी जो हमारा बेसिक कोर्स है 8 क्लास का, 6 क्लास का, वो आपको आना चाहिए बस। और किसी कोर्स की या किसी बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको। अगर वो भी आता होगा तो हमारे सारे 10 के 10 कोर्स आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, कर सकते हो। और इन 10 कोर्स की जो इंडिविजुअली फीस आप देखेंगे तो 44,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो डेफिनेटली वो हाफ प्राइस से भी कम में हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो अभी भी रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, आप आइए, पढ़िए, सीखिए। और ये पक्का है अगर 10 कोर्स आपने हमसे कर लिए ना, तो जीवन में ना मैरिज बहुत अच्छे से आप किसी की भी डिजाइन कर पाए। बाकी तो देखो भगवान श्री कृष्ण ने जो लिखा है वो तो मिट नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हाँ कोशिश कर सकते हैं हम कि अपने कर्मों के द्वारा हम, ये भी हमारा कर्म है कि हम 2 अच्छे लोगों को मिलाएं, 2 अच्छी फैमिली को मिलाएं। ठीक है, जिससे आने वाली जनरेशन अच्छी पैदा हो। तो जितना हम कर सकते हैं कि आपको शास्त्र पढ़ा सकते हैं, बाकी किसी का लिखा हुआ नहीं मिटा सकते। ठीक है, चलिए फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां पर जवाब दे दूंगा। ओके, चलो ओके जी, मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्ण के लिए। आज का एनर्जी एक्सचेंज है, सिर्फ जोर से जय श्री कृष्ण का नाम लगा दीजिए। कहते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है। चलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।